सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आ जाइए सभी, लाइव आ जाइए आज एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। हाँ, गुड इवनिंग, नमस्ते। और कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, नमस्कार तारा देवी, नमस्कार राजेश जी, नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ सभी, लाइव आ जाओ और अपने दोस्तों को और सबको साथ ले आओ। बहुत ज़बरदस्त आज का टॉपिक अपने शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, राम राम जी, नमस्कार। हाँ, खत्री सर का स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर भाई, सभी को। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ शाबाश, उत्तर भी देने शुरू कर दिए। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ध्यान दें कि इस टॉपिक से लगभग अपने को 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। 5 प्रश्न जो है इस टॉपिक में से आएंगे, तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने को करना है। अच्छे तरीके से अपने को इस टॉपिक को तैयार करना है। हाँ, सभी जुड़ जाएं। नमस्कार जी, नूतन नववर्ष की शुभकामनाएं। हाँ, ज़रूर दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। अब दिखने का समय आ गया है और एक बार इस टॉपिक के लिए पूरी तैयारी करके आए होंगे आप। मैं ये बता रहा था कि इस टॉपिक से अपने को 5 प्रश्न मिलने हैं। कैसे कैसे, थोड़ा सा देखो। अपना टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता, और व्यक्तिक भिन्नता के अंदर लगभग यूं समझो कि भाई 9 प्रकार के बालक आ जाते हैं इसमें। 9 प्रकार के बालक, और साथ ही साथ बहुत सारे डिसऑर्डर भी आ जाते हैं इसमें। बहुत सारे डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो चर्चा करनी शुरू करते हैं। हाँ, नया साल मुबारक हो। हाँ, बहुत बढ़िया, टॉपिक पूरा कराएंगे, कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। आपके सामने प्रश्न आ गया है तो बहुत ध्यान से उसे देखें भैया। आज का टॉपिक बड़ा जोरदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर अपने शुरू कर रहे हैं। रंग, रूप, आकार और संवेगों में पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है। रंग, रूप, आकार और संवेगों में पाई जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है। इसका उत्तर दीजिए फटाफट। कुछ बच्चे टाइलर कह रहे हैं, बी उत्तर दे रहे हैं। इसको समझो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको समझो। अगर तो आए, थोड़ा सा मार्कर सही कर लूं मैं। अगर तो आ जाए रंग, रूप, आकार, तो तब तो है भाई क्रो एंड क्रो। और कुछ बच्चे टाइलर कह रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर रंग, रूप, आकार, गति, ज्ञान, उपलब्धि, ये सब आए तो कौन हो जाएगा? टाइलर। इसका थोड़ा सा हिंट भी समझ लो। हाँ, रणथंभौर की धरती में राम राम, बहुत बढ़िया जी। दूर दूर से जुड़े बच्चे, बहुत ही ध्यान से समझो टॉपिक को और साथ साथ समझते जाओ। इसका हिंट देखो भाई, जो कौवा होता है क्रो एंड क्रो, और कौवे तो आपको पता ही है अभी, कागला करे ना तो ढंगो रंग है और ना ही ढंग का रूप है और ना ही ढंग की शक्ल है, ना ही आकार है। अगर रंग, रूप, आकार आए तब तो है भाई कौवे, क्रो एंड क्रो। लेकिन दूसरा कौन है भाई? दूसरा है टाइलर, और टाइलर है आदमी। और आदमी के पास तो आप सभी जानते हो भाई, रंग, रूप, आकार के साथ साथ ज्ञान भी है, उपलब्धि भी है, बुद्धि भी है। तो थोड़ा इस तरह कर लो। तो इस तरह याद रखो, टाइलर का अगर मैं यहाँ से ले हटा दूँ तो क्या बन गया? टायर। और टायर होता है, उसके अंदर क्या होती है? गति होती है। तो इस तरह हिंट से भी याद करने की कोशिश करो। हिंट से याद करने की कोशिश करो कि भाई अगर सिर्फ रंग, रूप, आकार आए तो क्रो एंड क्रो, लेकिन अगर साथ में गति आ जाए तो टाइलर का क्या बना लो? टायर। और उसके अंदर क्या होती है? गति होती है। तीसरी चीज देखो भाई, ड्राइवर। आपको मैंने पहले भी एक हिंट दिया था, ड्राइवर का क्या बना लो? ड्राइवर। और जो ड्राइवर होता है उसकी क्या परिभाषा है ड्राइवर की? वो कहता है कि औसत समूह से भिन्नता, औसत समूह से भिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। औसत समूह से भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है। तो आप याद कर लो कि ड्राइवर होता है वो तो बेचारा समूह से दूर ही रहता है। ड्राइवर तो दूर दूर जाता है, तो समूह से दूर हो गया, और समूह से दूर होने के कारण वो समूह से क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो एक बार कोशिश करो, अपना हिंट भी साथ में समझ लो कि जब आ जाए रंग, रूप, आकार तो क्रो एंड क्रो,
लेकिन जब रंग रूप आकार के साथ परिभाषा में आ जाए गति, तो फिर टाइलर का क्या बना लो, टायर। और जब ड्राइवर आ जाए, ड्राइवर, तो ड्राइवर तो बेचारा दूर ही रहता है औसत समूह से, तो औसत समूह से दूर रहे तो क्या हो जाएगा, ड्राइवर। तो इस प्रकार से कोशिश करनी है अपने को परिभाषाएं याद करने की, क्योंकि एक आधी परिभाषा इस टॉपिक में से परिभाषा भी आएगी, इस टॉपिक में बीमारी भी पूछी जाती, कोई एक आधी, कोई सिंड्रोम भी पूछा जाता है। हाँ, संवेग भी दे रखा है लंकेश, अपने को तो हिंट बनाना है ना, तो हिंट से काम चल जाएगा। दूसरा देखो, अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि द्वारा बाल उपचार के उपचार का तरीका नहीं है। अब मनोविश्लेषण विधि आप सबको ध्यान है, फ्राइड की विधि है, कोशिश करें, बाल उपचार के उपचार का तरीका नहीं है। ये भाई बाल उपचारी बाल अपराधियों का उपचार करती है। तो आपको अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो कोशिश करें, अपने साथियों को कहीं भी शेयर करें, इसको अधिक से अधिक लाइक करें और लाइव आ जाएं और साथी भी। देखो भाई ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विधि द्वारा बाल उपचार के उपचार का तरीका नहीं है। कौन सा तरीका इसमें नहीं है? कुछ बच्चे बी उत्तर दे रहे हैं, गलत है। हाँ दिनेश जी डी, प्रमिला फ्राइड कह रही है, फ्राइड की तो है ही, लेकिन उत्तर क्या है, इसमें से कौन सी विधि नहीं है वो बतानी है अपने को। एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है, कौन सी विधि नहीं है। तो आप देखो, फ्राइड ने मुक्त संसर्ग भी दिया था, जिसे स्वतंत्र साहचर्य भी कहते हैं, स्वतंत्र साहचर्य भी कहते हैं। और फ्राइड ने स्वप्न विश्लेषण भी दिया था, फ्राइड ने शब्द साहचर्य भी दिया था और समोहन दिया था। याद कैसे कर लो भाई, फ्राइड का से सम्मोहन, फ्राइड का से स्वप्न विश्लेषण, फ्राइड का से स्वतंत्र साहचर्य, से स्वतंत्र साहचर्य, और फ्राइड का से जो है अपने चौथा रह गया कौन सा, मुक्त संसर्ग हो गया, स्वप्न विश्लेषण हो गया, और से का शय बने तो वो भी से ही है, तो शब्द संबंध, शब्द संबंध। तो पीछे क्या बच गई भाई, केस हिस्ट्री। सभी ध्यान से देखें, केस हिस्ट्री जो है वो किसने दी थी, टाइडमैन ने दी थी। केस हिस्ट्री विधि किसने दी थी, टाइडमैन ने। तो मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत कौन कौन सी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, केस हिस्ट्री नहीं दी। थोड़ा सा समझ लो इसको बड़े ध्यान से। हाँ उत्तर आ रहे हैं डी, शाबाश, बहुत बढ़िया। और अपना एक एक प्रश्न है साथ में गिनते रहो, काउंट करते रहो। आपके द्वारा लाए गए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही धन्यवाद खेताराम जी। जो पढ़ता है वो समझता है और उसकी वैल्यू भी समझता है टॉपिक की। तो अपने को एक एक टॉपिक क्लियर करना भी, तो एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आएंगे, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन। थोड़ा सा समझ लो, सम्मोहन को अंग्रेजी में सब जानते हो हिप्नोटिज्म कहते हैं, हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म ध्यान होगा। आई रावण जो है वो राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गया था हिप्नोटाइज करके। टीवी पे भी कई दिखाते हैं ना ऐसे सीरियल, जिनमें क्या है कि भाई व्यक्ति को उसका जो मस्तिष्क है, उसकी जो चेतना है, उसको अर्ध चेतन में ले जाते हैं, और अर्ध चेतन में ले जाके जो मर्जी उससे पूछते हैं। बड़े बड़े अपराधी होते हैं, उनके ऊपर भी हिप्नोटाइज करके और उनको जो है मतलब उनके मन की बात पूछी जाती है। एक है स्वप्न विश्लेषण, सपना सुनो, और सभी जानते हैं भाई सपने में वही आता है जो यहाँ तो हमारे मन में दबा रह गया, और यहाँ फिर हमारी कोई इच्छा जो पूरी नहीं हुई वो सपने में आती है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा, आइज हिप्नोटाइज कहते हैं इसको। तो सपने का विश्लेषण याद कर लो। फ्राइड क्या कहता है, फ्राइड कहता है कि सपने व्यक्ति की दबी हुई इच्छाओं का परिणाम है। सपने व्यक्ति की दमित इच्छाओं का परिणाम है। सपने व्यक्ति की दमित इच्छाओं का परिणाम है। सपने के बारे में उसने कहा है। तो भाई रोगी के सपने सुनो, और सपने के अंदर, हाँ धन्यवाद, बहुत बढ़िया, कोशिश करें भाई और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जो नहीं जुड़े उनको साथियों को अपना लिंक शेयर करें ग्रुप का और आगे बढ़ाएं भाई। तो देखें भाई, तीसरा है स्वतंत्र साहचर्य। स्वतंत्र साहचर्य का मतलब होता है कि रोगी से कुछ पूछना नहीं है, रोगी से कुछ पूछना नहीं है, बल्कि उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी। रोगी की गतिविधियों पर नजर रखो कि वो करता क्या क्या है, और उसका ध्यान रखो। और चौथा है भाई शब्द संबंध। और शब्द संबंध आप सबको ध्यान होगा, फ्रायड ने 20 शब्दों की सूची बनाई थी, और वो शब्द पूछता था अपराधी से, रोगी से शब्द पूछता था। और फ्रायड का एक शिष्य था, सबको ध्यान है, कार्ल जुंग, और जुंग ने इस 20 शब्दों को
70 शब्द तक ले गया था। तो पेपर में आ जाए 20 शब्दों की सूची फ्रायड की और 70 शब्दों की सूची उसके चेले जुंग की। तो याद कर लो, मनोविश्लेषण विधि द्वारा बाल उपचार का तरीका नहीं है, तो केस हिस्ट्री इसका उत्तर है। हाँ, अगर वो पूछ लेता है स्वतंत्र शब्द साचर्य, एक बच्चे ने लिखा है स्वतंत्र शब्द साचर्य, तब एक नया नाम जुड़ जाएगा गोल्टन, फ्रांसिस गोल्टन। और अगर वो सीधा ही पूछे शब्द संबंध तो फ्रायड और उसका शिष्य जुंग हो जाएगा भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक को, एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही ध्यान से, हाँ बहुत बढ़िया जो उत्तर दे रहे हैं, जूम कर देते हैं, जूम करते हैं इसे। और अगला प्रश्न एक विकार है, अगला प्रश्न एक विकार है, जूम कहाँ से होगा, कैसे होगा शायद, अभी जूम करवाते हैं, एक मिनट। चलो इतना एक बार बताओ, वह विकार जिसमें बालक अन्य से ज्यादा बोलता नहीं है, अन्य से ज्यादा बोलता नहीं है और गतिविधियों में भाग नहीं लेता और ज्यादातर शांत रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सभी युवाओं की धड़कन खत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक प्रश्न आपके लिए चुनिंदा सेलेक्ट किया हुआ प्रश्न है, एक एक प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, कोशिश करें और बढ़िया लगे तो लाइक करें। बहुत बढ़िया, शाबाश, कुछ उत्तर आने लग गए। हैप्पी तीर्थ बी, सारण इंद्रा बी, कविता जोरड़ बहुत ही बढ़िया बी उत्तर लगभग बच्चों के। जयकारों को लगवा दो, सही बात है भाई, जयकारा लगाओ और अपना प्रश्न करो और साथ साथ जोड़ते रहो कि अपने नंबर कितने का आ रहे हैं, और साथियों को भी शेयर करवाओ, आगे बढ़ाओ भाई। तो देखें, वह विकार जिसमें बालक अन्य से ज्यादा बोलता नहीं है और गतिविधियों में भाग नहीं लेता और शांत रहता है, तो इसे कहते हैं, इसको बड़ा करना है स्क्रीन को, इसे कहते हैं स्वालीनता। स्वालीनता, ऑटिज्म भी कहते हैं इसे, ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ऐसा विकार है जिसके अंदर बच्चे जो है चुपचाप रहते हैं, ज्यादा गतिविधियों में भाग नहीं लेते और बाकी चीजें भी समझो। एक होता है जी बायोपोलर, इस बायोपोलर को भी समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। बायोपोलर को कहते हैं कभी खुश कभी दुखी, कभी वो खुश है कभी दुखी है, तो वो बायोपोलर है। ऐसे भी लिखा आता है कभी अवसाद, कभी तो अवसाद में है, कभी दुख में है और कभी जो है वो खुशी में है। तो बायोपोलर भी एक इस प्रकार का मनोविकार है जिसमें थोड़ा सा, हाँ क्या लिखा है, इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए। मैं कह रहा हूँ सिलेबस के अंदर ही होता है, ऐसे लिखा आता है ना व्यक्तिगत भिन्नता, तो उसके अंदर बीमारियां भी पूछेगा, उसके अंदर जो है वो अनेक प्रकार के जो उनके बच्चों के प्रकार भी पूछेगा, उनकी विशेषताएं भी पूछेगा, बहुत कुछ पूछेगा। तो ध्यान देना, कभी खुशी कभी गम, कभी परेशान कभी खुश, तो वो कहलाता है बायोपोलर। एक होता है अवसाद, और अवसाद को आप सभी जानते हो, इसे डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन। और डिप्रेशन के अंदर आदमी जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी कभी, हाँ भागीरथ जी बिल्कुल जुड़े रहिए। तो अवसाद भी एक बहुत गंदी बीमारी है, डिप्रेशन। और जब डिप्रेशन में होता है इंसान है तो उसे अच्छा बुरा उचित अनुचित के बारे में जानकारी नहीं रहती। तो मैं ऐसे कह रहा था कि थोड़ी 1-2 बातें और देख लो। एक रोग होता है जी मनोभ्रंश, इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं, मनोभ्रंश। और मनोभ्रंश को अंग्रेजी में कहते हैं डिमेंशिया, मनोभ्रंश या डिमेंशिया, ये भी एक रोग है। और इसके अंदर जो कोई व्यक्ति को ये हो गया तो वो निर्णय नहीं ले पाता। तो पेपर में पूछ लें कि कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा, निर्णय नहीं ले पा रहा, तो उसे क्या कहते हैं, मनोभ्रंश या डिमेंशिया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी याद कर लो। और इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट देखो आपके सामने आया ना, स्वालीनता। इसमें तो क्या था, बच्चा ज्यादा बोलता नहीं, शांत है, गतिविधियों में भाग नहीं लेता। एक इसके विपरीत होता है ओसीडी। ओसीडी, ओसीडी क्या है, ओवर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ओवर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ये क्या है कि वह बोलता बहुत है, ऐसा बच्चा बोलता बहुत है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर पूछें ओसीडी क्या है तो आप कहेंगे अधिक बोलने वाली एक बीमारी, और अगर पूछे कि स्वालीनता क्या है तो ये कहेंगे कि भी बच्चा कम बोलता है, चुप रहता है, ज्यादा गतिविधियों में भाग नहीं लेता।
बहुत बढ़िया कर रहे हैं भी आप। और 3 क्वेश्चन हो गए, देखो एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। सभी अगर बढ़िया क्वेश्चन लग रहे हैं तो इनको लाइक करें और इसको सबके साथ शेयर करें, अपने कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 ग्रुपों में शेयर करें। हाँ गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ ODHD एक बच्चे ने पूछा है, ODHD, ये ODHD नहीं है, ADHD, ये अवधान विकार होता है, अवधान विकार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अटेंशन डिसऑर्डर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और प्रश्न 5 प्रश्न देगा, आप देख लो 5 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट देगा। ODHD ये ध्यान रखना भाई। किसने लिखा मुझे बायोपोलर हो गया, मनीषा? नाना क्यों हो बायोपोलर किसी को? टेंशन मत लिया करो, ये टॉपिक आपको टेंशन दूर भी करा देगा। ODHD नहीं है, ये ADHD है, अटेंशन डिसऑर्डर हाइपरटेंसिटी। बहुत ज़्यादा मात्रा में अटेंशन यानी अवधान, ध्यान नहीं लगता। इसमें क्या होता है, ध्यान नहीं लगता। जैसे आप क्लास लगा रहे हो तो कई बच्चों का ध्यान क्लास में ना लग के और बातों पे हो जाता है, तो वो कहलाता है भाई ADHD। तो कोशिश करें। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया भाई, बिंगे आहार विकार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, चुन के, जिस तरह से अलग अलग बगिया में से फूल चुन के अपने माला बनाते हैं, तो चुन के क्वेश्चन है। कठिन लग रहे होंगे लेकिन जिसने तैयारी की है उसके लिए कठिन नहीं। बहुत ही जबरदस्त खत्री जी, रमेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वास्तव में बढ़िया लग रहा है तो और साथियों को भी जोड़ें और इसको आगे बढ़ाएं भाई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। तो देखें भी अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिंगे आहार विकार क्या है? देखें तो हाँ कुछ उत्तर आ रहे हैं। ए उत्तर आया आशा का, राजेश का, किट्टू का, गीता सी नहीं है बेटा, ओम प्रकाश सी उत्तर कहीं दे रहे हैं, रिंकू गलत है बेटा, तारा देवी सी। तो ये क्या कि कई बार अपना एक ही पढ़ा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर भूख न लगने पर भी भोजन ग्रहण करना, बारी बारी भोजन ग्रहण करते हैं, भूख नहीं होती तो भी खाना खा रहे हैं, तो इसको कहते हैं बिंगे आहार विकार। एक होता है आंत विकार के कारण भूख ना लगना। तो आंत विकार के कारण अगर भूख ना लगे तो उसे क्या कहते हैं? बुलिमिया। याद कर लो भाई, आंत विकार हो गई, आंतों में दिक्कत होगी और भूख नहीं लग रही, तो उसे क्या कहते हैं? बुलिमिया। और एक होता है अनियमित खान पान करना, भाई कोई टाइम नहीं है, जैसे कभी खा लिया कभी फिर खा लिया, नहीं खाया, तो ये भी पेपर में आया हुआ है अपने रीट में। इसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। 3 प्रश्न आ गए देखो इसके अंदर, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न आ गए। एक शेयर सर की मेहनत के नाम, बिल्कुल एक शेयर कर दो अगर वास्तव में आपको लग रहा है कि संकल्प आपको मेहनत करा रहा है। सिलेक्शन की गारंटी है भाई, ये है कि पिछले जितने भी रीट हुए हैं तो मैक्सिमम सिलेक्शन अपने यहाँ से हुए हैं। मेहनत आपकी है और हम तो आपको देखो बढ़िया मार्गदर्शन देंगे। कोशिश करें और बताएं भाई। इसमें देखो 3 प्रश्न याद कर लो। भूख ना लगे फिर भी भोजन खा रहा है जब, तो क्या हो जाएगा? बिंगे आहार विकार। आंत में दिक्कत होगी और भूख लगती नहीं तो कहलाएगा बुलिमिया। और अनियमित एनोरेक्सिया, तो अनियमित खान पान करे तो एनोरेक्सिया। हाँ प्रिंट PDF पे शायद उस पर टेलीग्राम में डाल देंगे। तो हाँ मुकेश जी, बिल्कुल आपके कमेंट भी पढ़ रहे हैं। कोशिश करें, प्रश्न पूछें, अगर कोई डाउट है तो देखें भाई, एक से बढ़ के एक आपको हर क्वेश्चन में 3-3, 4-4 मतलब आपको उत्तर मिलेंगे। रमेश कुमार जी, आप तो स्टेटस लगा कर आया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आगे बढ़ते हैं। इससे भी एक से एक खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है। प्रतिभाशाली बालक का क्वेश्चन आ गया। प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड, इसको जीनियस भी कहते हैं, जीनियस चाइल्ड, गिफ्टेड, जीनियस, प्रतिभाशाली। कहते हैं कि आसमान में तारे तो बहुत हैं पर कभी कभी ही निकलता है आफताब कोई। तो बड़ा कोई होता है भाई विलक्षण प्रतिभा का धनी, प्रतिभाशाली वह है जो आयु स्तर से योग्यता में अधिक हो और समाज को कुछ नई देन दे दे। आयु स्तर से योग्यता में अधिक हो, जैसे मान लो है तो 10 वर्ष का लेकिन 14 वर्ष के बच्चे के बराबर दिमाग है, 14 वर्ष के बच्चे के बराबर उसका दिमाग है, तो मतलब वो क्या है? प्रतिभाशाली।
थोड़ा सा ध्यान देना। एक विद्वान है वेस्लर, वेस्लर कहता प्रतिभाशाली जो है वो दुनिया में 2% लोग ही होते हैं। वेस्लर के अनुसार 2% लोग प्रतिभाशाली होते हैं। और एक आप सबने सुना होगा गैरेट, और गैरेट कहता है इनकी संख्या 1.5% ही होती है। तो अगर पूछे वेस्लर के अनुसार तो 2%, गैरेट के अनुसार 1.5%, और ये जो स्किनर लिखा है, स्किनर के अनुसार 1% प्रतिभाशाली होते हैं दुनिया में, 1% लोग ही प्रतिभाशाली होते हैं। उत्तर दीजिए, उत्तर कुछ लोग ए दे रहे हैं, हाँ अमित बिश्नोई, बी उत्तर दिया, बी उत्तर छिंदरपाल का, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बी उत्तर दिया शारदा देवी, शाबाश। बी उत्तर है भाई इसका, बड़े ध्यान से देखें इसको। कोल सैनिक, कोल सैनिक का अपने सैनिक, सैनिक निकाल लो और याद कर लो कि सैनिक जो है वो तो समाज को नई देन देता ही है। समाज को सैनिक तो नई देन देते ही हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। तो रट्टा मार लो कि समाज को नई देन कौन देगा, सैनिक देगा, और सैनिक जो है वो अपनी जान तक दे देगा। तो समाज को कुछ नया दे तो रट्टा मार लो सैनिक। और 1% आ जाए कि भाई 1% ही होते प्रतिभाशाली, तो कर लो याद स्किनर। और एक पीछे कौन बच गया, टर्मन। और टर्मन जो है इसके बारे में थोड़ा सा याद कर लो। टर्मन एक बात कहता है, श्रेष्ठ 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 श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ? कहता बुद्धि में भी श्रेष्ठ वो प्रतिभाशाली, उपलब्धि में भी श्रेष्ठ वो प्रतिभाशाली, और ज्ञान में भी श्रेष्ठ वो प्रतिभाशाली। तो कोशिश करेंगे याद करने की कि भाई अपने इस हिसाब से याद करो। हिंट भी बना लिया, कुछ नया दे, कुछ नया दे तो क्या हो जाएगा, नया कौन देता है, सैनिक। तो उत्तर आ जाएगा कोल सैनिक। बहुत ही बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं। अपने साथियों को जोड़ें। सर जी टाबरा को कह दो, मान लो जूम कर दो, जूम करवाते हैं भैया अभी, जूम अभी करवाते हैं। अगला क्वेश्चन इससे विधांशु आएगा, अपने साथियों को जोड़े। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक बढ़ाओ, शेयर बढ़ाओ भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अगर आप देखो भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पहले क्वेश्चनों को छांटना, तैयार करना, बढ़िया से बढ़िया, एक से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। टीटीसीटी परीक्षण का पूरा नाम क्या है और ये किसने दिया, बताएं तो भाई कोशिश करें। टीटीसीटी लाइक कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ में अपना अधिकतम प्रयास करें। टीटीसीटी परीक्षण का पूरा नाम क्या है और किसने दिया, दोनों चीज पूछी है कि परीक्षण किसका है और परीक्षण जो इसका पूरा नाम क्या है। कोशिश करें, तब तक मैं आपको एक दो बातें और बता दूं। ये टॉपिक जो है ये है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी जो शब्द है वो अंग्रेजी के क्रिएट से बना, कोई लैटिन नहीं है, कोई ग्रीक नहीं है, अंग्रेजी भाषा के क्रिएट से बना। और इसका मतलब क्या होता है, नवीन सृजन या नव निर्माण, नवीन सृजन या नव निर्माण, कुछ नया करने की योग्यता। एक परिभाषा भी आती है स्टेन की। स्टेन कहता जब किसी कार्य का परिणाम, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, तो याद कर लो उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। तो उसे क्रिएटिविटी कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता बड़ा सिंपल सा शब्द है, कुछ नया करना। अपने आम भाषा में कह देते हैं ना कि कई बारी जुगाड़ करने पड़ते हैं, कोई चीज़ अपने पास सुविधा नहीं है तो भी अपने को जुगाड़ करके उस काम को चलाते हैं, तो वो भी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, ये परिभाषा तो याद कर ही लो। स्टेन नवीन, दो चार बारी बोल के देखो, स्टेन नवीन, स्टेन नवीन, तो याद हो जाएगा कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तो उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। तो स्टेन नवीन, बस इतना याद करना है। अब देखें दो प्रकार की होती है क्रिएटिविटी, एक तो सांसारिक, सांसारिक क्रिएटिविटी, और दूसरी अपवादात्मक क्रिएटिविटी। सांसारिक और अपवादात्मक, इसे ऐसे याद कर लो, जो बड़े बड़े प्रयोग होते हैं ना, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, या बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, वो तो क्या हो जाएगी, अपवादात्मक, बड़े बड़े आविष्कार। और जो सिंपल आम जिंदगी की छोटी मोटी चीजें हैं, कि जैसे मान लो तार टूट गई बिजली की और टेप नहीं है घर पे, तो हमने क्या कि उसको
कोई लिफाफे से, मोमजामे से, कोई डिस्को थैली से उसको बांध लिया, तो ये आम जिंदगी की सांसारिक क्रिएटिविटी है जो घर में होती। कई बार कोई रिश्तेदार आ जाए और घर में चाह खातर कोई आपने खांड खत्म होगी तो पतासे पड़े होते ना मंदिर में, तो आप बे घेर दें व्यू बना लिया, तो ये सांसारिक क्रिएटिविटी आम जिंदगी की क्रिएटिविटी है। याद कर लो, इसका सही उत्तर है टोरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। टोरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, ये इसका उत्तर है भाई, सही सही उत्तर। तो कुछ बच्चों ने उत्तर दिए हैं तो उत्तर शेयर करें भाई, कुछ थोड़ा सा मेरे पास ये लेट पहुंच रहा है। ये डी उत्तर दे दिया कईयों ने, गलत है, सी उत्तर है टोरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। और टोरेंस ने ये टेस्ट कब दिया था? 1974 में। 1974 में ये टेस्ट दिया था और 2 प्रकार का टेस्ट था ये। एक तो इसके अंदर मतलब बच्चों की शाब्दिक जांच की जाती थी, पूछ पूछ के प्रश्न, और एक क्रियात्मक कार्य कराए जाते थे, कोई काम करवा के देखते थे। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको हाँ जिनको सही लग रहा है वो बताते रहें। ये क्रॉस क्यों मारा भी एक बच्चे ने, बिल्कुल सही है ये, और बहुत ही ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ गलत हो गया, और क्यों डी देख लियो कि भाई 2 जना को कॉम्बिनेशन है तो डी उत्तर दे दिया, डी नहीं है, सी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके सामने सृजनशीलता का, उसी का क्रिएटिविटी का क्वेश्चन है कि कुल क्रांतिकर अवस्थाएं। देखो तो भाई इसका उत्तर, सृजनशीलता की कुल कितनी क्रांतिकर अवस्थाएं हैं और इनमें से सुमेलित नहीं है। कह रहे पहली अवस्था विद्यालय से अनुमोदन, दूसरी अवस्था साथी समूह से अनुमोदन, तीसरी अवस्था विपरीत लिंगी से अनुमोदन, और चौथी अवस्था परिवार से अनुमोदन। इसमें गलत कौन सी है? थोड़ा ध्यान से, हाँ मजा आ गया, बागड़ी में कराओ तो कोई नहीं बीच बीच में बागड़ी बोल देगा। सब तरह के विद्यार्थी हैं, आप लोग इसको लाइव को भी पूरा करो भी, साथियों को जोड़ो, कोशिश करो भी अपना बढ़िया से बढ़िया टॉपिक जो है वो सभी के काम आए, सभी को मदद मिले। उतने थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सृजनशीलता की कुछ इसने बातें बताई हैं तो थोड़ा सा और याद कर लो। एक थिंकर अपने अभी पढ़ रहे थे मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद, और मनोविश्लेषणवाद में क्या है, फ्रायड ने 1-2 बातें कही हैं। वो कहता है कि जिस काम में हमारी रुचि होगी उसी काम में सृजनात्मकता होगी। जिस काम में रुचि होगी क्रिएटिविटी भी उसी काम में होगी। जैसे न्यूटन है, तो न्यूटन ने सारे वैज्ञानिक आविष्कार किए, न्यूटन को कह देते तू चित्र बना के दिखा, तो बना देता क्या। और इसी प्रकार जो लियोनार्दो दा विंसी ये चित्रकार था जिसने मोनालिसा का चित्र बनाया था, $1 मिलियन स्माइल, मोनालिसा, बहुत सुंदर चित्र बनाया था। कहते हैं ऐसे सुंदर हंसी दुनिया में किसी रियल औरत की नहीं है, मोनालिसा। अब इसको कहें कि भाई तू साइंस का आविष्कार कर दे तो कैसे कर देगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड कहता है कि जिस चीज में हमारी रुचि होगी सृजनात्मकता भी उसी चीज में होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, इसकी अवस्थाएं बताई हैं क्रांतिकर। हाँ कोशिश करें भाई, लाइक भी करें साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा 600 पूरे करो भाई, 600 होने वाले हैं। एक अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में हमें समझ आ रहा है और नई चीज़ मिल रही है तो याद करो सृजनशीलता की कुल 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, कुल 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था आपके सामने है, विद्यालय से अनुमोदन। कहते हैं कि बच्चा जब 6 वर्ष का होता है तो स्कूल जाने लगता है, तो ये 6 वर्ष से प्रारंभ होती है, 6 वर्ष से ये अवस्था प्रारंभ होती है। और बच्चा स्कूल के अंदर अपनी क्रिएटिविटी करता है, कुछ नए नए काम करता है। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम भरत सिंह जी, ध्यान से देखें। हाँ लेवल 1 में भी है और 2 में भी है, दोनों के अंदर है ये टॉपिक। और आपको बारी बारी बता रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है पूरे 5 प्रश्न देगा आपको। इसको छोटा टॉपिक मत समझो, कई टॉपिकों में थोड़ा हंसी मजाक कम होती है, लेकिन टॉपिक बड़ा काम का है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो शेयर करें सभी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। 600 कर दिया, शाबाश, बता दो इन्हें। और लाइव भी बढ़ाएं भाई, लाइव भी अभी 500 पूरे नहीं हुए, 8-10 कम है। हाँ देखें भाई, दूसरी अवस्था, अब बच्चा लगभग यूँ समझो कि भाई 8 से 12 वर्ष के बीच है, बाल्यावस्था के अंदर है। और अब वो अपने जो काम करता है ना नए नए, तो दूसरों से अनुमोदन चाहता है। उसके मित्र कहें कि यार तू तो कमाल ही कर दियो, तूने तो ये नई चीज़ करके दिखा दी। तो इस तरह से वो अपने हेरोइक कामों से, अपने नए नए कामों से,
फिर भाई वो हो गया किशोर 13 से 19 के बीच में, और अब भाई वो विपरीत लिंगी से कोई लड़का है तो वो कोई नया कोई आविष्कार करेगा, नई चीज़ बनाएगा, तो भाई वो चाहेगा कि उसकी क्लास की लड़कियां भी उसको शाबाशी दें। जैसे तुम लोग कहते हैं ना सर मेरा नाम ले दो, मेरा कमेंट कर दो जी, कोई देख ले तो बढ़िया ही है, कोई ठा पड़ जाए कोई टाबर इंटेलिजेंट है। तो इसी प्रकार तीसरी अवस्था में विपरीत लिंगी से, और चौथी अवस्था में परिवार से अनुमोदन नहीं चाहता, चौथी अवस्था में वो फिर व्यवसाय के प्रति जागरूक हो जाता है, व्यवसाय के प्रति जागरूक हो जाता है। भाई ये थोड़ा ध्यान रखें, व्यवसाय के प्रति जागरूक हो जाता है कि अब मैं इस फील्ड में अपनी आगे का भविष्य बनाऊं। शाबाश भाई, 500 वाचिंग करवा दिए, बहुत बढ़िया। शेयर करो, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को। और एक बात है, सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको नए नए जो हमारे वीडियो आ रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, उससे आपको बड़ा लाभ होगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। लुई ब्रेल, देखो भाई 9 प्रकार के बालक का जिक्र है इस टॉपिक के अंदर। प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि, कोई मनोरोगी, पिछड़े बालक, वंचित बालक, इस प्रकार के नेत्रहीन और शारीरिक रोगों से ग्रसित बालक, बाल अपराधी, बाल अपचारी, समस्यात्मक बालक, बहुत प्रकार के बालक हैं। तो लुई ब्रेल आ गया। लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे, और देखो कुदरती बात है कि भाई जन्म से ही ब्लाइंड थे, खुद जन्म से ही ब्लाइंड थे, नेत्रहीन थे लुई ब्रेल। और लुई ब्रेल के दिमाग में आई कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊं कि वे नेत्रहीन बच्चों के काम आए। नेत्रहीन बच्चों के लिए इन्होंने, सबको ध्यान होगा, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। नेत्रहीन बच्चों के लिए फ्रांस के लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था 1824 में, और इस लिपि का नाम रखा था नाइट राइटिंग, क्योंकि जो बेचारे को दिखता नहीं उसके लिए रात ही है। लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट जो ब्लाइंड थे और उन्होंने झंडे गाड़ दिए भाई, कोई 3rd ग्रेड लग गया, कोई 2nd ग्रेड, एक तो लेक्चरर लगा है। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी, मतलब जैसे संजय जी कहते थे, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो वही बात है कि चाहे कोई रोग है, कोई दोष है, कुछ है, लड़ते रहो और अपने प्रयास बढ़ाते रहो। उत्तर आ रहे हैं भाई, इसमें पूछा क्या है कि इसने कौन सा प्रकार नहीं बताया, तो कुछ उत्तर आ रहे हैं, कोई तुक्का मार रहे हो कि कईयों को बेचारों को ध्यान भी होगा, तो भाई बताएं, कोशिश करें। आंशिक नेत्रहीन एक बच्चे ने उत्तर दिया है, और बहुत कम बच्चों को पता है। लेवल 2 बिल्कुल लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का है ये। बारी बारी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, L1 में भी आएगा, L2 में भी आएगा, साइंस में भी आएगा, मैथ में भी आएगा, SST में भी आएगा। और बारी बारी कह रहा हूँ, ये साइको का कुछ पार्ट तो तीसरी यूनिट का, इसको सही करना पड़ेगा, बारी बारी तंग करती है। अच्छा ठीक है, कुछ पार्ट तो इसके अंदर जो है साइको का जो है, मतलब तीसरी यूनिट है, 3rd यूनिट, और कुछ 4th यूनिट पूरी की पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। और जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं, हाँ कोई लिखा है कि कोई बताया कि क्लास कितने बजे है। हाँ ये थोड़ा सा है, आपको बता दूं, 5:30 बजे क्लास हुआ करेगी, 5:30 बजे से। उसमें पहले हिंदी होती है, और लगभग यूँ मान लो भी 6:30 या फिर 6:45 से लगभग इतने एक बजे अपनी साइको की क्लास होती है। और बड़ा ध्यान से, आप कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, आपको वो लिंक और नोटिफिकेशन आ जाएगा। BD उल्ट पुल्ट बस सारों ने कर दिया। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। निरपेक्ष नेत्रहीन किसको कहते हैं? निरपेक्ष नेत्रहीन का मतलब जिसको टॉर्च की रोशनी भी ना दिखे, उसकी आंखों के सामने टॉर्च की रोशनी मारे तो भी ना दिखे। सुसाध्य नेत्रहीन क्या होता है? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी के मोतिया उतर गया, मोतियाबिंद, और उसको इलाज से ठीक कर देते हैं तो कुछ दिखने लग जाता है, तो वो कहलाता है सुसाध्य नेत्रहीन। एक होता है आंशिक नेत्रहीन। आंशिक नेत्रहीन आपने यूँ समझ लो जैसे कि कईयों को बैंगापन होता है, टेढ़ा दिखता है, थोड़ा सा बैंगापन है। कईयों के मतलब सूर्यमुखी, आपने नाम सुना होगा सूर्यमुखी। इसमें क्या होता है कि सूरज की तरफ जब तक देखो तो दिखता रहता है और बाद में कम दिखता है, ऊंचा मुंह करके देखते हैं ये सूर्यमुखी। एक होता है इसके अंदर रतौंधी, जिनको रंगों का अंतर पता नहीं लगता, और एक होता है इसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में अपने कहते हैं वर्णांध, रातिंदो।
वर्णांध होता है ना, वर्णांध, रातिंदा। तो ये 3 तो बताए हैं इसने, ये नहीं बताया चौथा, ये नहीं बताया साध्य नेत्रहीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने साथियों को जोड़ें। वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 650 कर दो भाई अब। हाँ बढ़िया, शाबाश, लाइक आ रहे हैं, 700 तक पुगा दो। वास्तव में आपके लिए मोती चुन के लाए हम, एक से बढ़िया एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, और आप ईमानदारी से अपने मन पे हाथ रख के देख लो कि क्वेश्चन बढ़िया। हाँ, बागड़ की पावन भूमि से प्रणाम, बहुत बढ़िया जी। और अपने साथियों को भी कहो, सिलेक्शन करवाना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखें, क्लमसी चाइल्ड सिंड्रोम, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन। और अगर वास्तव में बढ़िया हैं तो और आगे बढ़ाओ, अपने साथियों को 5-5 ग्रुपों में शेयर करो। सभी लोग आजकल टेक्नोलॉजी जानते हो, अपने साथियों से भी शेयर कराओ कि ऐसा मजा नहीं आएगा दोबारा। इतना शानदार टॉपिक है अपना, बहुत बढ़िया बेटा, लाइक करें। रमेश जी भिंडर के लिख दियो कि समझ को नहीं आई। हाँ बढ़िया भाई, बढ़िया, उत्तर दें इसका। क्लमसी चाइल्ड सिंड्रोम, बेढंगा बालक सिंड्रोम क्या है? अब कई तो बी उत्तर देने लग गए। बी तो आप सभी जानते हो भी, बी तो वाचन पढ़ने में कठिनाई, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। पढ़ने में कठिनाई जिसको होती है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया, ये तो पुराना क्वेश्चन है। एक है जी याददाश्त में विकार, इसका मतलब होता है अगर तो ये रोग है तब तो इसको बोलेंगे डिमेंशिया, डिमेंशिया, याददाश्त में विकार, डिमेंशिया। और अगर ये साधारण विकार है, साधारण विकार है ये छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे? डिसफेजिया, डिसफेजिया। तो ये ध्यान रखो, आपके सामने देखो। हाँ, अब कुछ उत्तर डी आने लग गए उपयुक्त सभी, तो वही गलत है, डी भी, सी भी गलत है। हाँ, इसका मतलब जोर तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जोर आना भी चाहिए। हाँ, अब मैं बता ही देता हूँ, टाइम खराब नहीं करते। चित्र इत्यादि बनाने में कठिनाई अनुभव करे, आप कह दें कि भाई बेढंगा चित्र कोर दिया, बेढंगा चित्र बना दिया, चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करे, तो उसे कहते हैं क्लमसी चाइल्ड सिंड्रोम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लमसी चाइल्ड सिंड्रोम, बेढंगा बालक सिंड्रोम, बेढंगा बालक विकार, चित्र बनाने में जो कठिनाई अनुभव करे। कैसा लगा क्वेश्चन? अगर बढ़िया लग रहे हैं क्वेश्चन तो लाइक बढ़ाएं, शेयर बढ़ाएं, एक एक लाइक जो है इस पे लाइव पे भी दिखा दो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, यही तो जिंदगी की परीक्षा है। जिंदगी की परीक्षा यही है कि भाई हमें गलतियां हमसे होंगी, लेकिन हर गलती के बाद सोच तो अपने पहले ही दे लेते हैं ना परीक्षा। ये परीक्षा अपने पहले ही दे लेते हैं ताकि वहां पे जो असली पेपर होगा ओरिजिनल, उसके अंदर अपने से गलती का चांस रहे ही ना। तो कोशिश करें। हाँ हार्ड है, वाह बढ़िया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन फिर सारा ही कर लोगा, अपने को बढ़िया अपना मैटर बढ़ाना है। तो देखें अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा बीच में आसान भी दे देते हैं। अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर 8वीं पे था पास ही, थोड़ा ध्यान रखियो, 8वीं स्क्रीन में था पास ही था रहे। अगर इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो फिर समझ लो नालायक हो गए फिर। हाँ कोशिश करें। हाँ भाई बढ़िया, कोमलजीत कौर, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भी, कोशिश करें। गजब क्वेश्चन। निम्न में से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है, जो क्वेश्चन गलत है तो फिर गलती गलत है फिर। तो बताएं भाई, उत्तर बताएं इसका, पिछड़े बालक की विशेषता। थोड़ा सा देख लो, पिछड़ा बालक जो है उसको अपने कह देते हैं, पिछड़े बालक को बैकवर्ड चाइल्ड। कई बारी अपने कुछ शब्द यूज होते हैं पिछड़े के लिए, बैक बेंचर। जरूरी नहीं है कि जो पीछे की मेज पे बैठे वो पिछड़ा है, ध्यान रखियो। कई बार भी पीछे बैठ जाएंगे, चलो गुरुजी की नजर ना पड़े ज्यादा। बैक बेंचर कई खतरनाक होते हैं ना, आपने देखे होंगे कि लारे लारे बैठ जाए, दरी पर बैठता मैं तो एक दूसरे को कुर्तियां बांध दिया, जब एक पानी की छुट्टी मांगतो तो दूसरे पड़ जान तो सागी। कई दिल कोर दे लारे भी मेज के ऊपर, एक का नहीं ओमकारी और एक का नहीं वादुड़ी लिख दे। तो थोड़ा ये भी बैक बेंचर जो, उसको पिछड़ा बस अपने को याद रखना है। पिछड़ा क्या है? पिछड़ा क्या है? तो याद रख लो कि जो पढ़ाई में अन्य बालकों से थोड़ा पीछे है, अन्य बालकों से थोड़ा पीछे है, वो पिछड़ा है, थोड़ा पीछे है। यूं समझ लो कि पढ़ता तो वो 6ठी क्लास में, 6th में पढ़ता है,
लेकिन दिमाग उसका चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे के बराबर है। पढ़ता तो छठी में है और दिमाग उसका चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे के बराबर है, वो पिछड़ा है। एक परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट आती है ना मेनन की। मेनन क्या कहता है? मेनन कहता पिछड़ा वो है जो अपनी कक्षा के साथियों से, जो अपनी कक्षा के साथियों से 1 वर्ष बड़ा है। 1 वर्ष बड़ा है। किया हो गया मोटो कि अभी और तो सारे पास हो गए और पप्पू पास नहीं हुआ, पप्पू फेल हो गयो। और लारे रह गयो, मैंने पूछे तू क्यों भाई? क्या बस क्या बताऊँ कि मैं देखो कि लारला साथी जी का हुआ बंग बराबर बंग वेलकम करशो। तो याद करो भाई पिछड़ा कौन है? पिछड़ा वो है जो अन्य बालकों से 1 वर्ष बड़ा हो गया, यानी वो फेल हो गया, या ये कहें कि पढ़ाई में पीछे है, वो पिछड़ा है। तो उत्तर मेरे ख्याल से सबके सही आने चाहिए इसके अंदर है। बिल्कुल डी उत्तर आ रहा है भाई, शाबाश, डी उत्तर आ रहा है। पिछड़ा कक्षा से भाग जाता है। ज़्यादातर गणित की क्लास है, विज्ञान की क्लास है, तो उसमें से तो पक्का ही भागता है। अंग्रेजी की क्लास से मैं घना ही भाजता, अंग्रेजी में बॉर्डर था। तो अंग्रेजी की क्लास, सर आपने तो ऐश्वर्या राय की तस्वीर बनाई होगी। ऐश्वर्या मेरा स्टूडेंट पक्का है, तो ध्यान है उसको, ऐश्वर्या ही होती है दिमाग में। विद्यालय में देरी से पहुंचता है, कई बार रास्ते में क्या घरों तो सही टाइम साल है और रास्ते में कोई किन्नुओं के बाग में चले गए, कोई मदारी को खेल देखने लग गया और लेट हो गया। गणित की कक्षा में नींद निकालते थे पीछे पीछे बैठ के। तो पिछड़ा वो है कक्षा से भागना, देरी से पहुंचना। होमवर्क तो समय पे कभी किया ही नहीं, बहाना तैयार होता था, गुरुजी पेन गम गयो, पिताजी भेड्या की ऊन बेचन गया बीकानेर, तो कापी पेन सागे ले गया, मैं क्या पर लिख तो इस प्रकार से उत्तर आपका बिल्कुल सही है। शाबाश मेरे बच्चों, मतलब कहीं तो जोरदार आपने मतलब प्रदर्शन कर रहे हो। साथियों को जोड़ो भाई, अभी साथियों को जोड़ो, 697 हो गए, इसको तो 700 कर ही दो 1 मिनट में, और साथ में और साथियों को शेयर करो, ग्रुपों में भेजो। हाँ सही है, अभी दाप के सही है। अगला प्रश्न है और इससे बढ़िया आएगा, एक से बढ़िया एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ये भी पिछड़े बालक के ऊपर बनाया है। आपके 9 प्रकार के बच्चे इसमें सिलेबस में हैं, तो अपने को कोशिश करनी है भी सारों में थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 क्वेश्चन। पिछड़ा वो है जो अपनी बालकों से अधिक शैक्षिक निर्बल है, अधिक शैक्षिक निर्बल है। देखो एक बात बारी बारी आ रही है, शैक्षिक निर्बल। एक आपको सूत्र और याद करा दूं, शैक्षिक लब्धि पूछते होते हैं, शैक्षिक लब्धि ऐसे पूछते। बुद्धि लब्धि तो अपने पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगला टेस्ट अपना बुद्धि लब्धि का होगा। शैक्षिक लब्धि क्या होती है? शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटा शारीरिक आयु, शैक्षिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100। ये प्रश्न आता होता पेपर में कि मान लो कोई एक बच्चा है जो पढ़ता, तो मान लो 6ठी क्लास में पढ़ता है, और वो 5 विषयों के अंदर तो है, 5 विषयों में तो उसकी जो क्वालिटी है वो 6ठी के बच्चे के बराबर ही है, और एक विषय में जो है वो 4थी के बच्चे के बराबर है। 5 विषयों में 6ठी के बराबर है, एक में 4थी के बराबर है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि भाई 6ठी का बच्चा कौन सी क्लास में हुआ। आरटी रूल के अनुसार देखें, आरटी रूल के अंतर्गत 6 साल में पहली में, 7 में दूसरी में, 8 में तीसरी में, 9 में चौथी में, 10 में 5वीं में, और 11 साल का बच्चा 6ठी में होगा। तो अपने यूँ याद कर लो कि 11 साल का बच्चा है वो, तो उसकी शारीरिक आयु तो कितनी होगी? 11 साल होगी ना भाई। थोड़ा ध्यान से देखो, शारीरिक आयु तो उसकी 11 होगी। अब कह रहा है कि 5 विषयों में तो अपनी क्लास के बराबर है, तो 5 विषयों में तो वो 11 × 5 यानी 55, और एक विषय में 4थी के बराबर है, तो 4थी का बच्चा 9 साल का होता है। 55 और 9 कितने हो गए? 55, 10, 65, 64। तो 64 आ गया, और इस 64 को कितने विषय हो गए? 6 विषय। इससे भाग दे के औसत निकाल लो, 6 का 6 और पीछे आ गया 4, तो 10.6 7 42 6 10.6 10.5 साल। तो यूँ याद हो गया कि 10.5 साल तो उसकी होगी शैक्षिक आयु, और 11 साल होगी उसकी दैहिक आयु, और गुणा में क्या हो जाएगा? 100। तो इस तरीके से अपने सवाल भी आ जाता है पेपर के अंदर है। हाँ भाई, न्यू ईयर का संकल्प की तरफ से कह रहे हैं भाई सरप्राइज दे दो, लाइक बढ़ाओ तो मजा आए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आपको क्वेश्चन जो है एक से बढ़ के एक दूंगा मैं, तो याद कर लो। शैक्षिक आयु का सूत्र शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100। इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आता होता है। हाँ, शारीरिक आयु की जगह
वास्तविक आयु का प्रयोग। हाँ एक ही बात है, शारीरिक आयु भी लिख देते हैं या दैहिक आयु भी लिख देते हैं या वास्तविक आयु भी लिख देते हैं, एक ही बात है। वास्तविक लिख दो, दैहिक लिख दो या शारीरिक लिख दो। अपने साथियों को और जोड़ें भी आगे से आगे। सोनल, देखो ध्यान से, शैक्षणिक निर्बल, शैक्षणिक शैक्षणिक निर्बल, शैक्षणिक निर्बल। और याद कैसे करो, शैक्षणिक निर्बल सोनल। 2-3 बार बोल के देखो, शैक्षणिक निर्बल सोनल। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, शैक्षणिक निर्बल सोनल, तो याद हो जाएगा आपको। बहुत बढ़िया। एक मेनन की अभी बताई थी आपको, मेनन जो अपनी क्लास की आयु से 1 वर्ष बड़ा है वो पिछड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है, यानी बाकी तो टाबर ही रह गया और वो बन गयो मैन। बाकी तो टाबर ही रह गया, वो के बन गयो, मैन बन गयो, तो मेनन। और एक परिभाषा हिजमेजिस्ट्री की भी दी हुई है। हिजमेजिस्ट्री क्या कहता है कि जो साथियों के समान गति से कार्य ना कर पाए, साथियों के समान गति से कार्य ना कर पाए, वो पिछड़ा है, पीछे रह गया, साथियों के बराबर नहीं चला, वो पिछड़ा है। कोशिश करें भाई और साथियों को जोड़ें। बी उत्तर आ रहे हैं तो मेनन नहीं है इसका उत्तर है, इसका उत्तर तो है सोनल। इसका उत्तर क्या है भाई, सोनल। याद कर लो, बस देख लो और बी उत्तर लगा दो, ऐसे नहीं है, कोशिश करें। हाँ वो तो गलत हो गया बलवीर जी, कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखते ना, कहते गिरते हैं शहसवार ही मैदान में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो घरों निकले कोनी तो किया ठा पड़ सी कि भाई साइकिल किया चले, मोटरसाइकिल किया चले, बड़े बड़े शहरों में और अपने जाना पड़ेगा, आगे से आगे पोस्टिंग मिलेगी, बढ़िया से अपने को सीखना पड़ेगा सारा कुछ। तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छे से। और टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेनी, हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपते हाथ से तलवार ना उठाया करो। पूरा भाई मजबूत बन के लाइक बढ़ा दो। और वाचिंग लाइव आज कम है, क्या बात है भाई, लाइव और बढ़ाओ। किधर चले गए बाकी साथी, 9 वर्ष की पार्टी तो सरकार ने बैन कर दी, तो उनको कहो कि वे पढ़ लो। और हकीकत ये है कि जो पढ़ लेंगे तो कामयाब होएंगे भी अपने। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखें, पहले वाले प्रश्न का रोना अब छोड़ दो, अगले प्रश्न को देखो। धन्यवाद गुरुजी, किलर आर्मी, बहुत धन्यवाद। मेनपाल, वाह गुरुजी। हाँ तो एक ली शायरी नारी जी इकट्ठी, तो साथ में प्रश्न को देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया है, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। 5 प्रश्न आएंगे इस टॉपिक में से, बारी बारी कह रहा हूँ, और इसको छोटा टॉपिक मत समझो। पटवारी में लाग गया गुरुजी, सही। तो पटवारी की तो अब तारीख केटा कद आसी अपने लिए तो आ रही है 25 तारीख, तो अपने को इसको तैयारी करनी है। बहुत ही अच्छी भर्ती है ये, लगे रहो, लाइक बढ़ाओ, शेयर बढ़ाओ, कमेंट करो ताकि हमारा उत्साह बढ़े। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, हाइपोटोनिया किसे कहते हैं भाई, ऐसे बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों का मस्तिष्क कमजोर होता है, ये बच्चे मस्तिष्क से मांसपेशियों का संतुलन नहीं कर पाते, या फिर उपयुक्त सभी उत्तर दीजिए, देखें तो अपनी तैयारी कैसी क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कोशिश करें इस बार तो सारे हैं, सी उत्तर दे रहे हैं कई बच्चे, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर देने की कोशिश करें। आपकी पकाई है क्या, क्या लिखा है पता नहीं। हाँ हाँ आवाज़ सही आ रही सबको। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम क्या है, देखो भाई ऐसे बच्चों को सुनने में कठिनाई होती है। कुछ बच्चे सी उत्तर दे रहे हैं, सुमन मीणा सी उत्तर दे रही है, बाकी तो डी, बस उपयुक्त सभी मिल जाए तो डी हो गया ना, ऐसा नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर है ऐसे बच्चे मस्तिष्क से मांसपेशियों का संतुलन नहीं कर पाते। एक आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, उनकी जो हड्डियां है ना, जो हड्डियां और उनकी मांसपेशियां वो प्रॉपर काम नहीं करती, हड्डियां और मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं करती। और ऐसा भी कई बार आपने सुना होगा कि अंग जो है वो उनके शरीर के खुल जाते हैं अंग। जैसे मान लो कोई खड्डों वाली सड़क आ गई तो उससे क्या कि कई बार हाथ उतर गया, कोई घुटना उतर गया चलते चलते। हाँ तो इस तरह से कई बार मतलब ऐसे बच्चे जो हैं उनकी मांसपेशियों का संतुलन नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, ये बच्चे मांसपेशियों से संतुलन नहीं बना पाते। तो ध्यान देना, इसमें 1-2 बातें और हैं तो मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, 1-2 बातें। एक प्रश्न आता होता है इसी के अंतर्गत सेरेब्रल पाल्सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सुन लो, सीपी डिजीज, सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो एक तो उसका कद ज़्यादा नहीं बढ़ता,
कद ज़्यादा नहीं बढ़ता, और दूसरी बात गर्दन नहीं संभाल पाता, गर्दन नहीं संभाल पाता। और एक उसके क्या है कि भाई जो मुंह है उसका, उससे राड़ गिरती रहती है। तो मतलब इस ऐसा बच्चा जो है मतलब मानसिक रूप से भी और ऐसा बच्चा शारीरिक रूप से भी अक्षम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आता रहता है। सेरेब्रल पाल्सी, ऐसा प्रश्न पेपर में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और याद कर लो, इसी के अंतर्गत विकार आता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म क्या होता है ये भी सुन लो। इसको कहते हैं बौनापन। ड्वार्फिज्म क्या है? बौनापन। और इसमें ड्वार्फिज्म में क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके काम आएंगे, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। ड्वार्फिज्म बौनापन क्या है कि थायराइड ग्रंथि होती है, जो थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि एक थाइमस नाम का द्रव निकालती है। अगर बचपन में इसका स्त्राव कम हो जाए, बचपन में थाइमस का स्त्राव कम हो जाए, तो उसकी वजह से जो है बच्चे को ड्वार्फिज्म नामक जो है दिक्कत आ जाती है। तो कोशिश करें, और बढ़िया लग रहा है तो हाँ बढ़िया भाई अनानास भेज दिया कहीं, कोशिश करें और बढ़िया। हाँ भी देखो रोटी बनाता रह जोगा, फिर रोटी बना से तो प्रश्न है तो पेपर में आने हैं जो अपने को करने हैं। तो ये अगला प्रश्न देखें, आरटी 2009 के अनुसार CWSN बालकों की शिक्षा होनी चाहिए। ये प्रश्न सबका सही होना चाहिए भाई, ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एक बेसिक क्वेश्चन बीच में डाला है, सबका सही होना चाहिए। कोशिश करें, उत्तर दें। सारे प्रश्न कठिन नहीं आएंगे पेपर में भी, लेकिन बात वही है कि अपने को रीट में नंबर ज़्यादा लेने। सब ऐसे सुनने में आ रहा है कि 90% नंबर जो है वो रीट के काउंट होंगे। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए अपने को रीट में कोशिश करनी है कि 100/100 नंबर लेके आएँ। तो हाँ आराम से एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा आराम से करते हैं। आरटी 2009 के अंतर्गत CWSN बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जो किसी न किसी विकार से पीड़ित हैं, किसी परेशानी से पीड़ित हैं। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उत्तर दें तो सभी, कुछ बच्चे बी उत्तर दे रहे हैं। हाँ जो बी उत्तर दे रहे हैं, अशोक सैनी, कौर मनु, बहुत बढ़िया, शाबाश। पूनम जाखड़ बी। समावेशी शिक्षा, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा, दो बातें इंपॉर्टेंट आप समावेशी शिक्षा के बारे में सुन लीजिए। एक सिंपल लाइन में याद कर लीजिए, सिंपल बात, सभी के लिए सामान्य स्कूलों में शिक्षा, सभी के लिए सामान्य स्कूलों में शिक्षा। तो आपको यह भी ध्यान होगा कि जब भर्ती निकलेगी तो उसमें स्पेशल टीचर की भर्ती भी निकलेगी। और ये स्पेशल टीचर जो है सरकार की इच्छा है कि हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो है एक स्पेशल टीचर लगा देंगे, और वो स्पेशल टीचर जो है वो इन बच्चों को संभालेगा। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? सभी के लिए एक स्कूल के अंदर, सामान्य स्कूल के अंदर शिक्षा हो। पहले क्या चलता था कि इन बच्चों को अलग स्कूलों में पढ़ाओ, दूसरे बच्चों को अलग स्कूलों में पढ़ाओ। मेरा नाम कौन लियो, बलबीर चिराना, बहुत बढ़िया, अभी कोशिश कर रहे हैं आप, उत्तर सही आ रहा है। इसमें 2-3 बातें याद कर लो। एक तो ये याद कर लो कि जो MHRD है, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, इसने 2-3 बातें कही हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 4 बातें, इसके 4 सूत्र हैं, ऐसे याद कर लो। MHRD ने 4 सूत्र दिए हैं CWSN बच्चों के लिए। पहला सूत्र तो है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब इनको अन्य बालकों के समान ही शिक्षा दी जाए। दूसरे, इनके लिए अलग से स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि ऐसे बच्चों को अगर संभव नहीं है मान लो, तो दूसरा स्कूल मत खोलो, इनको संस्था रहित शिक्षा, संस्था रहित शिक्षा का मतलब कोशिश करें घर तक ट्यूटर पहुंचे, और घर तक ट्यूटर पहुंच के इनको ज्ञान दे। तीसरी बात इनके लिए कही है कि इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ें। कई बार क्या होता है, अपने घरों में कोई ऐसा बच्चा बेचारा जो नहीं पहुंच पा रहा स्कूल, और विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसको मुख्य धारा से जोड़ें। और चौथी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समावेशन। समावेशन जो मैं बात कर रहा हूं, समावेशन। समावेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है
घबराना नहीं है प्रश्नों से। वो कहते हैं नर हो ना निराश करो मन को, तो कोशिश करनी है कि भाई अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से करना है। नेहा गोस्वामी कहती है कि सर मैंने फर्स्ट टाइम क्लास देखी और मुझे अभी 0% नॉलेज है, क्या मैं अब अपनी स्टडी कंटिन्यू करूं तो क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी, क्यों नहीं होगा। आप जुड़े रहें, प्रयास करें। और देखो एक चीज़ से सफलता नहीं मिलती, सारे सब्जेक्ट हैं अपने को मिलकर करने, तो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। संकल्प टीम पूरी आपके साथ है, हम आपके साथ हैं और परमात्मा और माता पिता अपने साथ है, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। तो अब देखें भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बढ़िया कोशिश करें अच्छे से उत्तर देने की। बलबीर जी, नेहा थारो, क्या आप आपस में नहीं भाई कोशिश करें, मैं बता रहा हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं भी अपने साथियों को और बढ़िया तरीके से उत्तर दें। कर्क व जॉनसन के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्गीकरण नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कर्क व जॉनसन का वर्गीकरण इनमें से नहीं है। उत्तर दीजिए। हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सुखवीर जी। हाँ कोशिश करें। पूजा रानी भी उत्तर दे रही है, दक्षिणतम बिंदु से परिणाम। भगत सिंह जी, भगत सिंह जी की जय हो, बहुत बढ़िया। आज़ादी दिलवाने वाले भगत सिंह जी का याद आ गया मेरे को, बहुत ही अच्छा। कर्क व जॉनसन के अनुसार कौन सा वर्गीकरण नहीं है? तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूं साथ में। कर्क और जॉनसन ने 4 प्रकार के मंदबुद्धि बच्चों का वर्गीकरण दिया था, 4 प्रकार। तो थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले सीमांत पिछड़ा। सीमांत पिछड़ा ये होता है जी 70 से 90 के बीच, 70 से 90 के बीच। ये सामान्य विद्यालयों में बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं। अपनी हर क्लास में लगभग गैरट के अनुसार देखें तो ऐसे बच्चे 14% होते हैं। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 14 बच्चे जो है मतलब इस तरह के मिलेंगे। तो ये सीमांत पिछड़े, इनको बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन चिल्ड्रन। दूसरे हैं जिनको कहते हैं कोमल पिछड़ा। कोमल पिछड़ा, कोमल पिछड़ा एक्चुअल में सही मंदबुद्धि का प्रकार है। ये होता है जी 50 से 70, 50 से 70। और ये बच्चे क्या हैं कि इनको थोड़ा बहुत अपने शिक्षण करवा के, थोड़ा बहुत इनको पढ़वा के, तो ये थोड़ा बहुत जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सब कर लेते हैं, छोटे मोटे काम। तीसरा होता है जिसे कहते हैं सामान्य पिछड़ा। सामान्य पिछड़ा, और सामान्य पिछड़ा होता है जी 25 से 50। और ये थोड़ा कठिन है इसको सीखना। ये यूँ समझ लीजिए कि भाई प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे के ये थोड़ा बहुत काम, जैसे मान लीजिए अगरबत्ती बनानी सिखा दी, कोई मोमबत्ती बनानी सिखा दी, कोई किताबों पे जिल्द चढ़ानी सिखा दी, ऐसे छोटे मोटे काम ये बच्चे कर लेते हैं। और पीछे कौन बच गया जी? मूड पिछड़ा। तो ये नहीं दिया भाई इन्होंने दिया चौथा प्रकार गहन पिछड़ा। गहन पिछड़ा, और गहन पिछड़ा होता है जी 0 से 25। और गहन पिछड़ा इतना कमज़ोर होता है कि इसको जड़ कहते हैं, जड़। ये अक्षम होता है, ये जिंदगी में कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल कमज़ोर बच्चे होते हैं। बहुत बढ़िया, लगे रहो, प्रयास करो। एक रवि जी कुछ कह रहे हैं कि सर जी झालावाड़ से प्रणाम, नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया जी। देखो कोशिश ये है कि भाई आप तक पहुंच सकें और आपकी एक एक बात सुन सकें, आपको समझा सकें। सुरेंद्र जी, गुरु सरदारपुरा बिक्का से प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सबको, आपका प्रणाम सबका स्वीकार है। बस भगवान करे प्रणाम के साथ परिणाम, प्रणाम के साथ है, प्रणाम तो कर ही रहे हैं और साथ में अपने क्या ले आए? परिणाम। और परिणाम कब आएगा? जब गुरु शिष्य मिलके जोर लगाएंगे ना तो परिणाम आएगा। और लाइव बढ़ाएं भाई, साथी जो इधर उधर फिर रहे हैं वो उनको कहो कि जुड़ो और ज्ञान बंट रहा है। वो कहते हैं ना कई बार कोई भोड़ो टाबर आ जाए तो आप बिन पूछा कि तू कट रही गयो, तो भगवान ज्ञान बंटा हो तो तू कट्ठा हो, तो कह मैं तो लुक गयो इन बिना। तो भाई ज्ञान बंट रहा है, ज्ञान ले लो, याद कर लो। कर्क और जॉनसन का वर्गीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के साथ है अपसारी चिंतन। मोस्ट इंपोर्टेंट, अपसारी चिंतन के बारे में कौन सा? जय श्री कृष्णा अजय यादव। अपसारी चिंतन के संबंध में कौन सा असत्य है? देख कर बताएं। बूंदी से, बहुत बढ़िया जी, बहुत दूर दूर से, मतलब चारों तरफ से बच्चे हर कोने कोने से आए हैं। वो कहते हैं ना कि अपना जो भारत देश है वो विविधता में एकता का देश है, और दूर दूर से तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से।
तो बहुत ही बढ़िया अपने साथी लोग जुड़े, एक एक क्वेश्चन पे अपनी ट्राई रहेगी कि बढ़िया से बढ़िया आपको बताएं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सर और कितने शेष हैं? हरमन बेटा बस थोड़े ही है शेष है। अपनी क्लास का टाइम ध्यान कर लो, भी लगभग 7:15 बजे तक चलती है, तो घंटा सवा घंटे में आपको 30 क्वेश्चन, मैं 30 क्वेश्चन नहीं दे रहा, 30 क्वेश्चनों के हर क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब सारी चिंतन के संबंध में है सत्य है। इसके अंतर्गत तथ्यों का विश्लेषण होता है, सिद्धांत अथवा नियमों का प्रसार होता है, नियमों का संश्लेषण होता है और तथ्यों का वर्गीकरण और व्याख्या होती है। इनमें से कौन सा गलत है बताओ, कोशिश करो। सी उत्तर दे रहे कुछ बच्चे, नवप्रीत सी, हाँ जी, राकेश जी चूरू से राम राम, हाँ जी, निर्मला जी सी, नवप्रीत जी सी, करंट जीके का प्रवीण गाठ तो जॉब लग गया ना कोटा, हाँ भाई राकेश इंदलिया, जय हिंद वंदे मातरम, हाँ सद्दाम हुसैन जी सी, वेरी गुड। एक बच्चा डी दे रहा मुकेश बेटा, डी नहीं है, थोड़ा सा समझो। दो शब्द हैं, एक तो है विश्लेषण और एक है संश्लेषण। विश्लेषण और संश्लेषण, एनालाइसिस और एक है सिंथेसिस। एनालाइसिस, विश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण। विश्लेषण क्या है कि कोई पूर्ण वस्तु को टुकड़ों में बांटना। कोई पूर्ण वस्तु है, पूर्ण वस्तु उसे किस में बांटना? टुकड़ों में बांटना। तो जब कोई पूर्ण वस्तु को टुकड़ों में बांटेंगे तो वो विश्लेषण है। जैसे अपने टेलर मास्टर के पास गए और वहाँ पे मतलब उसको कपड़ा दिया साबत और उन्होंने उसे तर्कपूर्ण टुकड़ों में बांट दिया, वो तो विश्लेषण है। और संश्लेषण का मतलब क्या है कि जो कारीगर है उसने उसको पुनः जोड़ दिया और शर्ट का निर्माण कर दिया, पैंट का निर्माण कर दिया, तो वो संश्लेषण है। तो यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। सर ऑनलाइन कोर्स का ऑफर कब तक है? 5 जनवरी तक इसका है। उसमें एक और ध्यान रखना, जो अपनी ऐप है उस पर फ्री हैं 50 टेस्ट, तो कोशिश करेंगे 50 टेस्ट जो आप इसको हल करें। देखेंगे भी अब सारी चिंतन सृजनशील बच्चों में, सृजनशील क्रिएटिव बच्चों में पाया जाता है। रट्टा मार लो, अपसार का मतलब प्रसार, अपसार का मतलब विश्लेषण, अपसार का मतलब प्रसार, अपसार का मतलब विश्लेषण। जो मतलब बच्चा क्रिएटिव होगा वो एनालिसिस करेगा, अपसार करेगा भाई। तो ये ध्यान रखें, इसके अंदर विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण नहीं। ये ध्यान रखें, इसमें संश्लेषण नहीं होता, विश्लेषण होता है। हाँ प्रणाम जी, कोशिश करें सर जो आप ऐप पर कोर्स है उसमें साइकोलॉजी आप ही कराते हो क्या? कोई बात नहीं, हम उसमें और टेस्ट डालेंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। बहुत ही बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन मंदबुद्धि बच्चों के बारे में, कोशिश करें सही उत्तर दे रहे हैं। अब भाई आप थोड़ा सा, आपको हौसला बढ़ गया है। मंदबुद्धि बालक की विशेषता बताने की कोशिश करें। शाबाश, हाँ 800 कर दिए लाइक, बड़ी खुशी हो रही है, पूरे कर दो, 3 कम है। हाँ बहुत बढ़िया, कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ शाबाश शाबाश, जुड़े रहो। मंदबुद्धि बालक की विशेषता बतानी है इसमें। मंदबुद्धि बालक की निम्न में से कौन सी विशेषता? हैप्पी न्यू ईयर आ गया भी, शाबाश। नया साल सबके लिए शुभ हो, सबको नौकरी मिल जाए, सभी कामयाब हो जाएं। मौलिकता, स्वतंत्रता, प्रवाहता, नमनीयता, या फिर उच्च अंतर्दृष्टि, या फिर लघु ध्यान न्यून अंतर्दृष्टि, या फिर आवारा फिरना, निर्लज घूमना, पीड़ा देना। कोशिश करें। हाँ बी उत्तर आ रहे हैं, बी उत्तर आ रहे हैं। अरे बी पूछा क्या है, ध्यान दो थोड़ा सा। मंदबुद्धि बालक की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये थोड़ा सा इसको प्रश्न को सही करने वाला है। दोबारा से देखो, मंदबुद्धि बालक की इनमें से कौन सी विशेषता है, ये प्रश्न है। अब देखो दोबारा से करो कोशिश, इनमें से मंदबुद्धि बालक की कौन सी विशेषता है ये बताना भाई। नहीं काट दो, हाँ नहीं काट के उत्तर दो। इनमें से कौन सी विशेषता है मंदबुद्धि बालक की? शाबाश। हाँ अब भी बी उत्तर आ रहे हैं कुछ। मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं पता क्या? भाई मंदबुद्धि बच्चे कैसे होते हैं? मंदबुद्धि बच्चे बिल्कुल जो है भोले भाले होते हैं। मंदबुद्धि बच्चे जो हैं वो ध्यान नहीं लगा पाते, जैसे उनको ध्यान ही नहीं होता, बेचारों को नॉलेज नहीं होती। बुद्धि लब्धि 70 से नीचे होती है। मंदबुद्धि बच्चा जो है वो, उसके अंदर जो है वो स्मरण क्षमता, याददाश्त भी उसकी कम होती है।
मंदबुद्धि बच्चा जो है वो अंतर्दृष्टि भी उसकी ज़्यादा नहीं होती। तो मतलब मंदबुद्धि बच्चे का उत्तर देना है अपने को कि निम्न में से मंदबुद्धि बच्चे की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। तो आप देखो, लघु ध्यान नहीं लगा पाता, न्यून अंतर्दृष्टि यानी कुछ नई समस्या का कोई हल नहीं कर पाता, न्यून उपलब्धि के नाम पर उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। बिल्कुल शाबाश। वो प्रश्न में थोड़ा वो एक गलती रह गई, तो अपने को बस ये नहीं हटा देना है। बिल्कुल सबका सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप प्रयास कर रहे हैं। तो मंदबुद्धि बच्चों के बारे में ये ध्यान रखना कि मंदबुद्धि बच्चों के बारे में एक विद्वान है पोलक, वो कहता है कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा एक सुन लो मेरी बात, मंदबुद्धि बच्चों की 3 श्रेणी याद कर लो। 70 यूँ करो, 50 से 70 और फिर 25 से 50 के बीच और फिर 0 से 25। और याद कर लो, ये जड़ है, ये मूड है और ये अल्प है। जड़, मूड, अल्प, ये मंदबुद्धि की हार्डकोर श्रेणी है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नीतू सोनी धन्यवाद बेटा। और कोशिश करें इन प्रश्नों को अपनी कोई नोटबुक में या फिर कोई स्क्रीनशॉट खींच के रखो। प्रश्न ऐसे ही आएंगे पेपर में। और आपने देखा होगा कोई बीमारी भी पूछ रहे हैं बीच बीच में, हाँ जी सर ऑफलाइन टेस्ट कब स्टार्ट करेंगे? जल्दी करेंगे, उम्मीद है ऑफलाइन खुल जाए तो ऑफलाइन क्लासें भी हो जाएंगी। इंग्लिश की क्लास हाँ होने लग गई, इंग्लिश की क्लास दोपहर में हो रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो इंग्लिश की क्लास भी चल रही है, उसको भी ज्वाइन करें। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यवहार के सामान्य नियमों से विचलित बालक ही बाल अपचारी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल अपराध, बाल अपचारी, हाँ गुड, धन्यवाद सुमन। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, तो यही चाहिए अपने को, क्वेश्चन का लेवल अधिक से अधिक है। तो आप सभी क्लासों में जुड़ते रहें, आपको और बढ़िया मिलेगा। हाँ देखें भाई, व्यवहार के सामान्य नियमों से विचलित बालक ही अपचारी है, किसने कहा? उत्तर दीजिए प्लीज। देखें, हाँ जी मैं लिखती हूँ सर कोचिंग में भी, हाँ बहुत बढ़िया लिखा करो, बहुत ही शानदार और धाकड़ प्रश्नोत्तरी। रमेश कुमार टीबी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे उत्तर भी देते जाइए मेरे बच्चों। बहुत अच्छे उत्तर दे के साथ में लाइक करें और सबको बताएं, शेयर करें। अपने अपने पास ज्ञान मत रखो। कहते हैं कि अपूर्व कोशो अपि माँ विद्यते तो भारती वे तो वृद्धि मायती क्षय मायती तो संचयात है, कि माँ भारती आपका यह ज्ञान का खजाना ऐसा है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो कोशिश करें भाई सबको बांटें, सबको बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये उत्तर आने लग गए। एक पटवारी की आज 8:30 बजे मेगा क्लास है भाई, तो आप भी जुड़े हैं, आपके साथियों को भी जोड़ना। 8:30 बजे अपने भाइयों को, बहनों को, सबको कहो कि पटवारी की मेगा क्लास आज 8:30 बजे होएगी। हाँ देखें भी, शाबाश, उत्तर आने लग गए। विलियम हीली, बिल्कुल विलियम हीली। यूं याद कर लो, व्यवहार के सामान्य नियमों से विचलित हो गया, हिल गया। व्यवहार के नियमों से हिल गया तो वो भाई क्या कहलाया? बाल अपचारी। बाल अपचारी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं, 3 बातें याद करना। एक तो बोर्स्टल संस्था, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्स्टल संस्था, क्योंकि इतने प्रश्नों में सारा कुछ तो आ नहीं सकता। बोर्स्टल संस्था ये अमेरिका की देन है, अमेरिका की देन है बोर्स्टल संस्था, और भारत में भी है इस टाइम में, भारत में भी है। और यहाँ पे 20 वर्ष तक के अपचारी रखे जाते हैं, 20 वर्ष तक के अपचारी इसमें रखे जाते हैं। एक इसमें याद कर लो, जुवेनाइल कोर्ट्स, जुवेनाइल कोर्ट्स। ये जुवेनाइल कोर्ट्स क्या है? इसमें केवल किशोर अपचारी होते हैं ना, जो किशोर अपचारी, इन्हीं के मुकदमे सुने जाते हैं। किशोर अपचारियों के केस इसमें सुने जाते हैं। और इसमें वकील नहीं होता भाई, सीधा जज सुनवाई करता है। इसमें इनमें वकील नहीं होता, सीधा जज सुनवाई करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और याद कर लो, बाल अपचार के लिए एक विधि बनाई थी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो किसकी है? स्वयं की विधि, स्वयं की विधि। और ये विधि किसने दी थी? कार्ल रोजर्स ने, कार्ल रोजर्स की स्वयं की विधि। और इसको पर्यावरणीय विधि भी कहते हैं, पर्यावरणीय विधि। इस विधि द्वारा
बच्चों को अच्छा पर्यावरण दे के उनको सुधारा जाता है भाई, स्वयं की विधि है। हाँ भाई बहुत बढ़िया, मस्त राम मीणा, राम राम जी, हिमांशी, ये उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो सबके उत्तर सही आ रहे हैं। याद कर लो कि जो सामान्य नियमों से हिल गया तो वो हिली, तो वो विचलित बालक है। भारतीय संविधान कहता है कि बाल अपचारी कौन है? जिसकी उम्र 7 या 7 से अधिक है, 7 या 7 से अधिक है और 18 से कम है, 18 से कम है, वो बाल अपचारी है भी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए जोड़े हैं सर, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। कहाँ से तैयार किए हैं? कई किताबें मेहनत करके अपने तैयार करते हैं। भील प्रदेश, जय जोहार, जय जोहार जी, आपको भी बाड़मेर से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर कहो तो, और पूरी तैयारी के साथ भगवान का नाम लेके उठाया करो प्रश्न को। अगला प्रश्न आ रहा है भी आपके सामने, उससे भी बढ़िया कोशिश करें सबका उत्तर सही हो। इसमें सबका उत्तर सही होने की मैं उम्मीद करता हूं भाई। व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहे, व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। ध्यान से देखें। हाँ जी, बटनेर की धरती से नमस्कार जी, नमस्कार, रियली वेरी गुड क्लास, धन्यवाद स्टडी पॉइंट, बहुत बढ़िया जी, लगे रहो, प्रयास करो। हाँ, बाल अपराध का पिता कार्ल रोजर्स नहीं है बेटा। ये बहुत अच्छा प्रश्न एक बच्चे ने पूछा है कि बाल अपराध का पिता कौन है? तो बाल अपराध का पिता है जी सीजर लोम्ब्रोसो, सीजर लोम्ब्रोसो। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सीजर लोम्ब्रोसो बाल अपराध का पिता है, और इन्होंने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं। हालांकि इनकी बात सबको पसंद नहीं है, लेकिन इनका पर्सनल ये व्यू है कि अपराधी वंशानुगत होते हैं, जन्मजात होते हैं। प्रश्न भी आता होता है कि अपराध के पीछे कारण क्या है, तो ये वंशानुक्रम को मानते हैं। जबकि इनके विपरीत एक सदरलैंड है, सदरलैंड, याद कर लो मेरे बच्चों, सदरलैंड, सदरलैंड कहते हैं कि अपराधी समाज बनाता है, अपराधी समाज बनाता है। मैं इनसे सहमत हूँ। तो याद कर लो, एक तरफ तो सीजर लोम्ब्रोसो है जो कहता है अपराधी जन्मजात होते हैं वंशानुक्रम से, और दूसरा सदरलैंड है जो कहता है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, अपराधी कौन बनाता है? समाज बनाता है। तो उत्तर आना शुरू हो गया, व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है भाई? सारे कथन सत्य हैं, आपके सामने है। देखो भाई, भिन्नता दो प्रकार की है। एक तो अंतःव्यक्तिक, अंतःव्यक्तिक का मतलब स्वयं की स्वयं से, स्वयं की स्वयं से, कि जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरा रंग कैसा है, मेरा दिमाग कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, तो ये तो खुद की खुद से भिन्नता। और दूसरी होती है अंतर व्यक्तिक भिन्नता। अंतर व्यक्तिक का मतलब एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से जो भिन्नता होती है। एक याद कर लो, विद्वान टाइलर, टाइलर कहता है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से भिन्नता, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता है, और यह एक सार्वभौमिक घटना है, यह एक सार्वभौमिक घटना है। दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल डिट्टो कॉपी एक जैसे नहीं हो सकते। तो बहुत बढ़िया जी, सर जी लाइक कर दिया है, सभी करें जी लाइक, अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक करें। और अगला प्रश्न और भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया बना के लाया हूं मैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट बालकों की पहचान हेतु प्रयुक्त विधि निम्न में से नहीं है। विशिष्ट बालकों की, तो आप उतने विधि बताओ। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। विशिष्ट बालक, इतना याद कर लो कि ये सारणी याद करो टर्मन और मेरिल की, 0
आ रही है क्या आवाज़? अभी लिख के बताएं, अभी आवाज़ आने लग गई कि नहीं लग गई? चार्जर ख़त्म हो गया था, चार्जर लगा लिया है। आवाज़ अभी आ रही है कि नहीं भी बच्चों? आवाज़ गई, अभी आई कि नहीं आई? पानी पीने गए हैं सर? नहीं, पानी तो पिए कौन मैं, लिया के कौन दियो? हाँ, अभी नहीं आ रही क्या? अभी पीछे कमेंट चल रहे होंगे। हेलो, हाँ आ गई आवाज़ भाई? आवाज़ आ गई, शाबाश। वो चार्जर ख़त्म हो गया था, तो अब ध्यान से देखें, कोई बात नहीं, छोटी मोटी तकनीकियाँ होती हैं, तकनीकी में दिक्कत आ जाती है। तो अपने बात कर रहे थे कि मतलब इसमें अब तक मेरा ये चौथा वीडियो है, अब तक 3 वीडियो आ चुके हैं। पहला वीडियो अपना जो है वो बाल विकास, जो पहला टॉपिक है बाल विकास वृद्धि विकास का, उसका था। दूसरा टॉपिक अधिगम और अभिप्रेरणा का, और तीसरा टॉपिक जो है वो अपने पिछली क्लास में किया था व्यक्तित्व और समायोजन का, व्यक्तित्व और समायोजन का। तो ये सारे YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं, आप देखेंगे वीडियोज़ में जाके तो आपको मिल जाएंगे। हाँ शाबाश भी आ गई आवाज़ है। तो अपने बात कर रहे थे कैसे याद करोगे कि भाई 90 से 110 तो सामान्य है और बाकी इससे ऊपर हो चाहे नीचे हो, क्या होते हैं विशिष्ट। और विशिष्ट बालकों की पहचान हेतु प्रयुक्त विधि, भाई इसमें देखो किंडरगार्टन विधि जो कि मोंटेसरी ने दी थी, ये तो है ही स्पेशल है मंदबुद्धि बच्चों की पहचान के लिए, मंदबुद्धि की पहचान के लिए। याद कर लो, किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी ने। इसको सातश्रय विधि भी कहते हैं, सातश्रय विधि भी कहते हैं इसे। और यह दी किसने थी? सॉरी गलत हो गया बच्चों, मेरे थोड़ा सा ये चार्जर हटा तो दिमाग से निकल गया। मोंटेसरी विधि की बात कर रहे थे। मोंटेसरी विधि किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी ने। और इसको और क्या कहते हैं? सातश्रय विधि। और सातश्रय विधि या मोंटेसरी विधि जो कि मारिया मोंटेसरी ने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए दी थी, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, और मंदबुद्धि बच्चों की पहचान के लिए दी थी। तो ये तो है ही है। और दूसरी जो है किंडरगार्टन, किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल ने, फ्रेडरिक फ्रोबेल। ये भी विधि जो है मतलब सामान्य और विशिष्ट में अंतर करने की विधि है। प्रोजेक्ट विधि जो है इसके माध्यम से जो किलपैट्रिक था, किलपैट्रिक, वो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनवा के और बच्चों से टेस्ट लेते थे और क्रिया करवाते थे। उसके आधार पे जो है मतलब बच्चों की सामान्य विशिष्टता की जांच होती थी। और पीछे क्या बच गई? स्त्रोत संदर्भ विधि। तो याद कर लो, स्त्रोत संदर्भ विधि इसका उत्तर है। यह विधि किस में काम आती है? इतिहास विषय में काम आती है, हिस्ट्री में काम आती है। तो एक बार दोबारा से देख लो। हाँ बिल्कुल भाई, जो किंडरगार्टन है वो तो किसकी है? किंडरगार्टन विधि है फ्रोबेल की, और ये भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। और जो मोंटेसरी विधि है ये मारिया मोंटेसरी की, इसको सातश्रय विधि भी कहते हैं, और ये भी 3 से 6 साल के बच्चों के लिए और मंदबुद्धि की पहचान करती है। और तीसरी जो है प्रोजेक्ट विधि, ये किसकी है भाई? किलपैट्रिक की। और ये विधि भी जो है भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट बनवाते हैं इसमें बच्चों से और उसके आधार पर बच्चों में अंतर करते हैं। और चौथी बच गई स्त्रोत संदर्भ। तो ये छोटे बच्चों की विधि नहीं है, ये हिस्ट्री के अंदर आती है। हाँ रमेश भाई जय भीम, सबको जय भीम भाई। और कोशिश करें, अगला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा सा प्रश्न है अपना बीच में डिस्टर्ब हुआ, अब नहीं होगा आगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया है। कोशिश करें इसका उत्तर देने की। शाबाश, बहुत बढ़िया, आप लोग लगे हुए हो, साथ जुड़े हुए हो। हाँ सर, ऐप पर टेस्ट सीरीज, हाँ अभी बताया ना, ऐप पर टेस्ट हैं 50 बिल्कुल फ्री हैं, वो भी आपके लिए हैं, तो उनको भी आप देखते रहें और साथियों को भी कहें भी साथ में लाइव जुड़ें। अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोसिफेली विकार युक्त बालक की विशेषता नहीं है। तो देखो भी हाइड्रोसिफेली क्या होता है, ये थोड़ा सा याद कर लो। एक पेनरोज है, इन्होंने 4 प्रकार के मनोविकार बताए। 4 प्रकार के मनोविकार किसने बताए? पेनरोज ने बताए। और ये भी ध्यान कर लो साथ में कि जो पेनरोज है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थिंकर है, आगे फिर प्रश्न आएगा इसका। तो पेनरोज ने एक तो बताया भाई मंगोलिज्म। मंगोलिज्म, मंगोलिज्म क्या होता है कि इसके अंदर जो है बच्चे का कद छोटा रह जाता है, बुद्धि लब्धि 0 से 25 के बीच रह जाती है, और आकृति जो है बच्चे की वो मंगोल प्रजाति के लोगों जैसी हो जाती है।
मंगोल प्रजाति जैसे लोग होते हैं ना, जैसे पीले पीले रंग के, और छोटा कद होता है। दूसरा है क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म, इसमें भी बुद्धि लब्धि 25 से 50 और कद इसमें भी छोटा रह जाता है। तीसरा जिसको कहते हैं माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली, और माइक्रोसिफेली में क्या होता है, सिर छोटा होता है बच्चे का, सिर छोटा होता है, औसत से काफ़ी छोटा होता है सिर, और ये भी, इसकी भी बुद्धि लब्धि जो है वो 0 से 25 जड़ बच्चा होता है। और चौथा जो आपकी स्क्रीन पे है हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली आपकी स्क्रीन पे है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने है। हाँ, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया, जवाब नहीं दे रहे। हाँ, और करें भी, कोशिश करें। और एक बच्चे ने कुछ पूछा था, वो निकल गया, अभी दोबारा लिखो तो पता लगे। हाँ देखो भाई, इनका सिर पीछे काफ़ी बड़ा होता है, ये सही है। इनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 तक होती है, ये भी सही है। और ये बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा बुद्धि में न्यून होते हैं, ये भी सही है। ये सृजनशील नहीं होते, ये इसका उत्तर है। और थोड़ा सा याद कर लो कि जो हाइड्रोसिफेली होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे के सिर के पिछले हिस्से में, सिर के पिछले हिस्से में इस बच्चे के जो है वो एक फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन याद करना है, बहुत ध्यान से इसको समझें। पेनरोज ने 4 प्रकार के मनोविकार बताए हैं, उनमें ये चौथा मनोविकार है हाइड्रोसिफेली। और इनका भी जो है बुद्धि लब्धि इनकी भी जो कम होती है 25 से 50, यानी इनको मूड बालक भी कहते हैं, ये मूड होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, और कोशिश करें जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दें। ये देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया 9 प्रकार के इसके अंदर बालक हैं, और एक एक बालक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, 27 से 32 इंच, बिल्कुल सिर बड़ा होता है 27 से 32 इंच का, जबकि जो माइक्रोसिफेली थे उनका सिर जो है वो लगभग 17 इंच से 19 इंच होता है, ये भी ध्यान रखना। लाइक करें, 30 लाइक कम है, 900 तक पहुंचा दो, और शेयर भी करवाएं, साथियों को जोड़ें, इधर उधर ना जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत मेहनत लगती है, आपसे भी डबल ट्रिपल मेहनत लगती है, तब ये टेस्ट तैयार होते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से समस्यात्मक बालकों की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा है, इनमें भी गलती हो जाती कई बारी, है लिख देते हैं, ये क्या है, नहीं है। तो डी उत्तर आ रहा है, शाबाश ज्योति जनागल, डी उत्तर आ रहा है, सबका उत्तर डी है। रोहित का उत्तर डी, आदर्श का डी, रमेश टिब्बी डी, बहुत ही बढ़िया भाई, सबका उत्तर डी है, बिल्कुल सही है। उच्च शैक्षिक प्रदर्शन कहाँ से कर लेंगे, ये बालक क्या हैं, समस्यात्मक बालक हैं। समस्यात्मक बालक क्या करते हैं, शेखी बगाड़ना, मेरे पिताजी पुलिस में लगेड़ है, तन कुटा दूंगा, इस तरह की धमकियां देते हैं। क्लास के अंदर भी ये दूसरों पर रोब मारते हैं। कई बार ये मादक द्रव्य का सेवन करना, ये काम कई बार बच्चे सीख जाते हैं उल्टे पुल्टे, कि भाई इधर उधर देखा कि भाई कोई टीचर नहीं है या घर वाले नहीं है, तो कोई मैं लुक के चोरी बीड़ी पी ले, कोई मेरे पर को ना पिन तो मैंने सौगन चढ़ा दिया भाभी की। तो इस प्रकार से मतलब ऐसे बच्चे मादक द्रव्य सेवन भी कर सकते हैं, गाली गलौच भी करते हैं। 2 बातें याद रखना, प्रारंभ में क्या होगी, प्रारंभ में होगी समस्या, प्रारंभ में क्या होगी, समस्या होगी, और धीरे धीरे वो किसका रूप ले लेगी, बाल अपचार का रूप ले लेगी, बाल अपराध का रूप ले लेगी। यानी बच्चे ने पेंसिल चुराई तो हमने हंस के टाल दिया कि कोई बात नहीं, कर फिर क्या हो गया, टब्बर है, कोई नहीं है, कर ही ले, हाँ घोड़ा कैप्सूल खा ले कहीं। तो इस प्रकार से मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि वो बच्चा जब हम ध्यान नहीं देते तो अपचारी बच्चा बन जाता है। तो इस प्रकार से अपने को याद करना है कि समस्यात्मक बालक कौन होते हैं। 2 बातें याद कर लो, जो स्वयं के लिए, समस्यात्मक बालक वो है जो स्वयं के लिए और समाज के लिए खतरा पैदा करता है, स्वयं के लिए भी खतरा और समाज के लिए भी खतरा पैदा करता है। ऐसा बालक क्या होता है भाई, समस्यात्मक बालक। हाँ सर जी, क्लास वाली बात ताज़ा करो, बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोशिश करें, जुड़े रहें। और अगला प्रश्न है, हाँ 900 पूरा कर दो भाई, 10 रह गए, 900 पूरे कर दो। इधर मेरी भी कोशिश है, भी मैं भी आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन कराता रहूं। आगे देखेंगे, पेनरोज ने विशिष्ट बालकों को कौन सी श्रेणी इनमें से नहीं बताई। तो आपके सामने
पेनरोज का क्वेश्चन आ गया, विशिष्ट बालकों की श्रेणियां शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक, शैक्षिक या अभिवृत्तियों की दृष्टि से। बड़ा सोच समझ के उत्तर दें। हाँ, जनरल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? भाई जनरल साइकोलॉजी जो पुस्तक है किर्कपैट्रिक की है, और एक आउटलाइन साइकोलॉजी है वो भी याद कर लो, वो मैकडूगल की पुस्तक है। लाइक करें सभी, हैप्पी न्यू ईयर सबको। कोई बात नहीं, कोई फालतू का नहीं, कोई बात नहीं, कोई पूछता है तो उसे पूछने दो। बहुत बढ़िया। हाँ, विलियम जेम्स जो है उसकी मेन जो पुस्तक है वो आप सभी जानते हो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की पुस्तक है। तो ध्यान देंगे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा नहीं बताया? कौन सा नहीं बताया? डी उत्तर आ रहा है, भारती बुर्डक का डी, उषा प्रजापति डी उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल जिनका डी उत्तर है वो बिल्कुल सही है। हाँ भाई, 900 लाइक कर दिया आपने, बहुत ही खुशी की बात है। अब मेरी क्लास से लगभग 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अपने 1000 पूरे करके जाएंगे भाई। और आप लोगों की मेहनत है, मेरी मेहनत, उसको कहना चाहिए कि अपने कम से कम क्लास में कोशिश करें। हाँ, मेरा नेम भाई खत्री सर है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, 12 साल हो गए मेरे को माथा मारते हुए। बड़े बच्चे पढ़ के कामयाब हुए हैं, हालांकि उनकी मेहनत है, लेकिन अपनी कोशिश है। कोशिश गुरु की, मार्गदर्शन हमारा, और प्रयास आपका, मेहनत आपकी। अगला क्वेश्चन, पेनरोज ने विशिष्ट बालकों की श्रेणी थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगी। शारीरिक दृष्टि से पेनरोज ने जो बताए हैं, एलडी लोकोमोटर डिसेबल, जिनके अंग तो सारे संपूर्ण होते हैं लेकिन अंगों में कमजोरी होने के कारण गति नहीं कर पाते, चलने फिरने में दिक्कत होती है। एक होते हैं पीएच, फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये बच्चे, पीएच का मतलब होता है कि भाई ये बच्चे, इनका कोई अंग विकृत होता है, जैसे कोई पोलियो वगैरह और इस तरह का विकृत है। एक होते हैं वीआई, विजुअली इम्पेयर्ड, आंखों संबंधी रोग, बिल्कुल नहीं दिखता, थोड़ा दिखता है, टेढ़ा दिखता है, एक आंख से दिखता है, रात को नहीं दिखता, इस तरह से। एक होते हैं एचआई, हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड कौन होते हैं भाई? जिनको सुनने में दिक्कत होती है, पूर्ण बहरे, अर्ध बहरे, कम सुनने वाले। एक होते हैं स्पीच इम्पेयर्ड, जिनको बोलने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से शारीरिक आधार पे, मानसिक आधार पे आप जानते ही हो, मानसिक आधार पे एक तो सबसे इंटेलिजेंट वो तो प्रतिभाशाली, और एक बेचारा कमजोर मंदबुद्धि। तो मानसिक आधार पे प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बताए। फिर आ गया भाई संवेगिक आधार पे। संवेगिक आधार पर एक होता है जी संवेगी स्थिर, संवेगी स्थिर। ये तो सारे संवेग कंट्रोल करना जानते हैं आप और मैं, जैसे हम लोग हैं। और एक होते हैं संवेगी अस्थिर। संवेगी अस्थिर क्या होता है? जो रोन लाग गयो तो रोन लाग गयो, और पूरा मुंह खोल के रोवे फिर जो रोवे तो हाँ, और जो हंसन लाग गयो तो हंसन लाग गयो। बिल्कुल फिजिकल हैंडीकैप्ट में रमेश जी तो आपको लाभ मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए सरकार कुछ अलग सीटें रखती है। अच्छा, एक होते हैं सामाजिक दृष्टि से, ये भी पेनरोज ने बताए हैं। सामाजिक दृष्टि से एक तो हो गए जी समस्यात्मक, और एक हो गए बाल अपचारी। बाल अपचारी ये सामाजिक दृष्टि से होते हैं। और उसके बाद एक जो 5वां प्रकार अपने जो बात कर रहे थे, 5वां प्रकार है, इसको कहते हैं शैक्षिक दृष्टि से, पढ़ाई में शैक्षिक दृष्टि से। तो इसमें एक तो आ गया जी पिछड़ा, और एक आ गया अधिगम अक्षम। अधिगम अक्षम। तो देख लो आपके सामने कितने प्रकार हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। पेनरोज ने इतने प्रकार बताए, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक और शैक्षिक। सीधा प्रश्न आ जाए कि कितने प्रकार? 5 प्रकार बताएं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, अपना मूल्यांकन करते रहिए और कोशिश करें कि भाई हमें कितना का आता है वो देखते रहें साथ में। जेनसन ने वंचित बालकों की श्रेणी, इस बार अगला प्रश्न है वंचित बालकों का। वंचित बालक, अपवंचित, अपवंचित बालक या वंचित बालक, यूँ समझ लो कि ये हाँ मंदबुद्धि का मतलब माइंड कम चलता है। वंचित बालक कौन होता है भाई? वंचित बालक उसे कहते हैं कि जो सुविधाओं से वंचित है, जो सुविधाओं से वंचित है। यूँ समझ लो कि कोई पहाड़ी इलाके में रहता है और पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण स्कूल तक पहुंचने में उसको दिक्कत होती है। या कोई जैसे अपने जैसलमेर, बाड़मेर रेगिस्तान का इलाका है, तो वहाँ पे भी स्कूल में छोटा बच्चा कैसे पहुँचे। इसी प्रकार जैसे कई बार क्या होता है कि सामाजिक रूप से वंचित है,
पुराने समय से कुछ जातियों को पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया, मौके नहीं मिले उनको, तो वो लोग सामाजिक रूप से वंचित रह जाते हैं। और इसी प्रकार कई बार क्या होता है, पढ़ने के लिए आर्थिक रूप से कि वे फीस भरने का पैसा को नहीं, तो ऐसे में पढ़ने से आर्थिक रूप के कारण भी वंचित हो जाते हैं कि वे पढ़ना तो चाहते हैं पर फीस के पैसे नहीं है। मेरी बहन बेटियां वीडियो देख रही होंगी, अपने कई बार क्या होता है कि जैसे बहू है कोई इंटेलिजेंट है, लेकिन पुरानी रीति रिवाज होते हैं ससुराल में कि जी मैं तो नौकरी कौन लगाऊँ, मैं तो पहले बात खोली डी कि मैं तो कौन पढ़ाऊँ। तो कई बार ऐसी भी स्थिति आती है। तो आपके सामने जैनसन ने जो प्रकार बताए, आर्थिक भी बताया, सामाजिक भी बताया, SC ST भी बताया। भाई SC के बच्चे बेचारे बहुत सारी सुविधाओं से वंचित थे और अंबेडकर जी ने जो संविधान के अंदर उनके लिए सुविधाएं की। ST के बच्चे आपको बताया को पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, जनजातियां, ये भी वंचित रह गई। ये नहीं बताया प्रादेशिक। तो देखें बहुत सारे बच्चों ने डी उत्तर दिया, बहुत सारे बच्चों ने डी उत्तर दिया, कुछ सी दे दिया। सी गलत हो गया बेटा। जालूराम डी, शाबाश। रिंकू रानी जी सुपर, गुरु जी धन्यवाद। लगे रहो, प्रयास करो, सबके लिए उपलब्ध है हम तो, ना कोई SC ना ST ना OBC ना जनरल, सबके लिए। सारे आप लोग हमारा परिवार हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे बच्चे हो। और कोशिश ये है कि चाहे कोई बाड़मेर से हो, कोई जैसलमेर से, चाहे चित्तौड़गढ़ से, सबके लिए, सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं, सबके लिए ये मार्गदर्शन है, बिल्कुल निःशुल्क मार्गदर्शन है, इसका लाभ उठाओ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो पढ़ रहे हो, कोई नहीं गलत हो गया, होता है, गलत भी होगा, लेकिन बस अपनी कोशिश है कि इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि पेपर में गलत ना हो। पेपर में 30/30 और बस नाम लेके परमात्मा का। अगला प्रश्न बताओ। एक प्रश्न आ गया, अधिगम क्षमता। अधिगम क्षमता बहुत ही सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है ये, CTET का, हरियाणा टेट का, पंजाब टेट का, सुपर क्लास। शारदा देवी जी बहुत धन्यवाद, यू आर द बेस्ट टीचर। धनाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। बुक कौन सी पढ़ें सर? साइकोलॉजी की बुक, अपनी संकल्प की भी आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप एक बार बाजार में ट्राई करो, नहीं तो ई-बुक पे ट्राई करो। और बाकी टेक्स्ट बुक अगर पढ़ लो तो टेक्स्ट बुक तो और ही बढ़िया है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये सीरीज, संजय जी कह रहे हैं कि ये सीरीज पूरी हो जाए तो अगली सीरीज और बना लेंगे, फिर उसके बाद उससे अगली सीरीज और बना लेंगे। तो देखें भाई, वह अधिगम क्षमता जिसमें बालक अक्षरों की सही संरचना नहीं कर पाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने अधिगम क्षमता। तो एक दो प्रश्न आपको इसमें और बता दूं। अधिगम अक्षम बालक कौन होते हैं? जो दिखने में तो सामान्य होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ अधिगम विकार होते हैं, जैसे अक्षरों को सही नहीं बना पाना, अक्षर टेढ़े मेढ़े बना दिए। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इसके बारे में विचार किसने दिए थे? तो याद कर लो, सैमुअल कर्क। सैमुअल कर्क, सैमुअल कर्क वो व्यक्ति थे, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम क्षमता पर सबसे पहले अपने विचार दिए थे। उसके बाद इस पर कई लोगों ने कार्य किया। सिंपल से नाम है, एमिल लेग मेक नट, ये नाम है भाई, ये प्यार का नाम रखेड़ा है अंग्रेजा का। तो याद करो गुरुजी। राम राम। हाँ राम राम जी, राम राम जी सबको। तो देखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है। ये अंग्रेजों के नाम है जो इन्होंने सारों ने व्यक्तिगत भिन्नता पे काम किया। एमिल ने, लेग ने, मेक ने, नट ने। वह अधिगम क्षमता जिसमें बालक अक्षरों की सही संरचना नहीं बना पाता। तो उत्तर क्या आ रहा है? लगभग बच्चों का बी उत्तर आ रहा है, डिस्ग्राफिया। बिल्कुल, डिस्ग्राफिया सही है। डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया होता है स्मृति विकार, यानी पढ़ तो लिया पर याद नहीं रहता, पढ़ तो लिया पर याद नहीं रहता। एक होता है डिसकैलकुलिया, ये सभी जानते होंगे, ये गणितीय क्षमता है, गणित के अक्षर नहीं बना पाता। इसमें दो होते हैं भाई, याद करो। एक तो वर्बल डिसकैलकुलिया। वर्बल के अंदर तो क्या होता है कि गणित की जो कंसेप्ट है वो बोल नहीं पाता। जैसे मान लो गिनती पढ़े आते तो हैं पर बोल नहीं पाता। और एक होती है जिसको बोलते हैं ग्राफिकल डिसकैलकुलिया। ग्राफिकल डिसकैलकुलिया ये क्या होती है कि इसमें बच्चा गणित के कुछ अक्षरों को लिख नहीं पाता। जैसे मान लो अपने इस तरह से हैश बनाते हैं या डॉलर बनाते हैं या कोई पाई का निशान है, कोई अंडर रूट का निशान है, ये नहीं बना पाता बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, शाबाश।
कोशिश करते रहें। अधिगम एक क्षमताएं अनेक प्रकार की होती हैं, ये तो 3-4 आपके सामने मैंने रखी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अधिगम एक क्षमताएं आगे और अगले पेपरों में मैं दूंगा आपको। बहुत बढ़िया, लाइक करते रहें। 941 हो गए भी, 1000 कर दो पूरा तो मेरे को मज़ा आ जाए कि भाई ठीक है, लाइव कम है आज लेकिन कम से कम लाइक डबल हैं। ये मेरे को बहुत खुशी है कि भाई आप पूरा आनंद ले रहे हैं। हाँ, मारठ भाषा में शिक्षण, अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो भी मारठ भाषा में शिक्षण की वकालत करती है कि प्राइमरी क्लासें तो कम से कम मारठ भाषा में होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई मारठ भाषा बोलियो जे चाहो थे मान, मारठ भाषा रहे बिना क्या रो राजस्थान। तो अपनी बोली को भी बोलना जरूरी है और समझ सबको आनी चाहिए। वे बात ये समझ सबको आनी चाहिए। हर एरिया से बच्चे हैं तो कोशिश करें। वह अधिगम एक क्षमता, वह अधिगम एक क्षमता जिसमें बालक वाज को सा पढ़ता है। यह प्रश्न अगर किसी का गलत होता है तो इसका मतलब फिर तैयारी नहीं है भाई। यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि इसके अंदर सबका सही हो। वह अधिगम एक क्षमता जिसमें बालक वाज को सा पढ़ता है। तो अब यहाँ पे देखो प्रश्न के अंदर ही अपने को हिंट मिल रहा है, प्रश्न के अंदर अपने को अंदाजा लग रहा है कि उत्तर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे डिसलेक्सिया कह रहे हैं बी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सक्कू मटोरिया बी उत्तर, उषा प्रजापति, सुशील जी, हाँ बिल्कुल लाइक घुमा दो, लाइक घुमा के पूरा कर दो भाई। थोड़ा ही प्रश्न रह गया, 5 प्रश्न है और अंतिम दौर में है। और अगला टॉपिक भी आप ध्यान कर लो, बुद्धि और सृजनात्मकता अगला टॉपिक होगा। पिछले 3 वीडियो भी देखो भाई, उनमें भी आपके लिए अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व समायोजन सारे टॉपिक हैं बाल विकास वगैरह के। और संकल्प का चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि सब सब्जेक्टों के आपको, टीकम सर की हिस्ट्री की बड़ी शानदार क्लासें लगती हैं, अंग्रेजी की, पंजाबी की, चोपड़ा जी की, एक से बढ़ के एक है। हाँ भाई, शाबाश शाबाश, सबका उत्तर सही है। डिसलेक्सिया जिसके अंदर बालक वाज को सा पढ़ता है, तो ये सबका सही है। इस पे टाइम खराब नहीं करते, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके मोबाइल पे देखिए ध्यान से। वह मनोविकार जिसमें कोई आवाज न लगाए फिर भी आवाज सुनाई देती है। आजकल तो आप बीमारी सारंग ही है, मोबाइल कई बार चार्ज पर लगा होता है और हमें लगता है कि फोन बज गया। हाँ, एक ऐसे नहीं है। वो प्रश्न क्या था दोबारा देखना पड़ेगा। एक बच्ची पूछ रही है, एक ऐसे नहीं है। डिस्प्रेक्सिया बेटा, डिस्प्रेक्सिया तो क्या है? डिस्प्रेक्सिया में तो अभी जो आपको बताया था ना कि जो ड्राइंग संबंधी एक क्षमता और वो होती है डिस्प्रेक्सिया में, वो अलग है। अगला प्रश्न देखो भाई, उत्तर आ रहे हैं। वह मनोविकार जिसमें कोई आवाज ना लगाए फिर भी आवाज सुनाई देती है। बायोपोलर, विभ्रम, फोबिया या इनमें से कोई नहीं। हाँ, नीतू सोनी सी उत्तर दे रही बेटा, फोबिया। फोबिया क्या होता है? फोबिया तो एक प्रकार का डर होता है। फोबिया में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई सीढ़ी चढ़ गया और उसको चढ़ते टाइम भी डर लगा, या कईयों को उतरते टाइम डर लगा, कईयों को पानी से डर लगता है, कईयों को एग्जाम फोबिया। आपने सुना होगा कि भाई तैयारी बहुत अच्छी है, मेहनत बहुत अच्छी है, लेकिन पेपर नजदीक आया तो पेपर वाले दिन घबराहट शुरू हो गई, पेपर में उल्टी आ गई, इस तरह की दिक्कत आपने देखी होगी। फोबिया अलग है, डर होता है। बायोपोलर आपको बताया ही था, कभी खुशी कभी गम। तो इसमें क्या होता है कि कभी बच्चा अवसाद में तो कभी बच्चा उन्माद में हो जाता है। तो ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है विभ्रम। विभ्रम जिसको क्या कहते हैं? डिल्यूजन। विभ्रम क्या होता है भाई? डिल्यूजन। ये वहम होता है, ऐसे लगता है मेरे कोई आवाज दे रहा है, ऐसे वहम उत्पन्न होता है कि मतलब कि मैंने क्या हो के मैंने हेलो मारे हो के मैंने आवाज मारी सी के तुसी, तो फिर कहने नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा, मेरा मोबाइल बजा था क्या। तो ऐसे वहम उत्पन्न होते हैं। तो ये डिल्यूजन का मतलब होता है विभ्रम। एक और याद कर लो, थोड़ा सा आपके लिए काम का है। एक होता है मति भ्रम, एक होता है मति भ्रम। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे प्रश्न आए हैं पिछली बार। मति भ्रम, इसको भी याद कर लो। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मेलनकोलिया, सॉरी एल्यूनिकेशन। एल्यूनिकेशन, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। एल्यूनिकेशन, एल्यूनिकेशन क्या होता है? मति भ्रम। इसमें क्या होता है? ऐसे वहम आते हैं, इसके अंदर वहम आते हैं कि जैसे मान लो किसी को जासूस समझ लिया, किसी को जासूस समझ लिया। जैसे मान लो अपने साथ वाली सीट पे कोई व्यक्ति बैठा है तो अपने को लगता है कि ये जासूस है, ये हमारी तरफ देख रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है। तो इस तरह से हाँ, कोई नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। नहीं तो बेटा कोशिश करें
अपना प्रयास अधिक से अधिक करें और आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करें, साथियों को बताएं, शेयर करें, भाई प्रयास पूरा करें। तो याद कर लो, हेल्यूनिकेशन मति भ्रम होता है। इसमें जैसे उदाहरण के लिए हर किसी को क्या समझ लिया, जासूस समझ लिया। और विभ्रम का मतलब होता है डिल्यूजन, कोई आवाज ना लगा रहा है फिर भी लगता है आवाज आ रही है। मोबाइल के अंदर ऐसे लगता है कि फोन आ गया लेकिन आया नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ये लड़ी है प्रश्नों की, एक से बढ़ के एक प्रश्न पूरी मेहनत की है। हाँ रिंकू रानी, ये तो हाँ तो सारंगी हो जा सी काल। हाँ तो कोशिश करें भाई सबके प्रयास सही हो, सभी मेहनत करें। हाँ टेलीग्राम पे आ जाएगा भाई, आपके जो ये वीडियो हम देते हैं ये टेलीग्राम पे आ जाते हैं। बालक मेहंदी नहीं है भाई, थोड़ा सा गलतियां कर दी। बाकर मेहंदी, बाकर मेहंदी नाम सुना होगा सभी ने, जो पढ़ते हैं उन्होंने सुना होगा। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकर मेहंदी आ गया भाई। बाकर मेहंदी द्वारा बनाए गए सृजनात्मक परीक्षण का उदाहरण नहीं है। शाब्दिक या क्रियात्मक या अशाब्दिक या अभिवृत्तीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक प्रयास करें, प्रयास करें भाई। अशाब्दिक तो है, सी उत्तर नहीं है, बी उत्तर भी नहीं है, ए भी नहीं है। बाकर मेहंदी नहीं पढ़ा, इसका मतलब बाकर मेहंदी कौन था? बाकर मेहंदी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक 1973 के अंदर दो प्रकार के परीक्षण बनाए थे, एक तो शाब्दिक और एक अशाब्दिक या क्रियात्मक, अशाब्दिक या क्रियात्मक। और इसमें तो अशाब्दिक या क्रियात्मक में तो जैसे वो वृत्त कार्य है, जैसे मान लो आपको चूड़ियाँ दे दी और आपको कहा कि इन चूड़ियों से कुछ बना के दिखाओ। चूड़ियों से किसी ने मान लो कोई वॉल हैंगिंग बना दी, कोई चूड़ियों से कोई इस तरह की चीज़, या फिर फ्यूज बल्ब दे दिया उससे भाई कोई सुसियो बना ले, है ना, या फ्यूज बल्ब से कोई मान लो कोई डिजाइनर चीज़ बना ली, इस तरह से। और शाब्दिक में क्या होता है कि वो बोल के पूछता है, शाब्दिक में बोल कर पूछता है। क्या पूछता है आप भी उत्तर देना। जैसे कहता है कि अगर मान लो विद्यालय को पहिए लग जाए तो बच्चे उत्तर देंगे कि हाँ इंदौर से दीपक सोलंकी, बड़े धन्यवाद, आप प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय को पहिए लग जाए तो हम क्या करें? तो जो सृजनशील बच्चा होगा वो क्या उत्तर देगा कि जी हम उसे रेगिस्तानी इलाके में ले जाएंगे, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे। आदमी को पंख लग जाए तो भी आदमी को पंख लग जाए तो पेट्रोल की जो खपत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब जो है बाकर मेहंदी ने शाब्दिक भी दिए, क्रियात्मक यानी अशाब्दिक भी दिए, अभिवर्तीय परीक्षण नहीं दिए। बहुत बढ़िया आपके लिए सीरीज है। 979 हो गए। एक बार इसको 1000 कर दो तो फिर अंतिम दो प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसको 1000 पूरा कर दो। लाइक को सभी बच्चे एक साथ लाइक करो, लाइक कराओ। और अपने दो अंतिम प्रश्न रह गए आपके सामने। एक बालक जो कक्षा में पढ़ता है 5 में, कक्षा 5 में पढ़ता है और कक्षा 9 के बालक के बराबर शैक्षिक प्रदर्शन करता है तो टर्मन के अनुसार होगा। तो याद कर लो, स्टर्न एक विद्वान हुए थे, स्टर्न, विलियम स्टर्न। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक या दैहिक आयु। और इसमें गुणा 100 किसने जोड़ा था? वो टर्मन ने जोड़ा था 1916 में। तो गुणा 100, तो ये सूत्र है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। फटाफट हल कर दो, हाँ फटाफट हल कर दो। और लाइक भी पूरा कर दो बेटा, 1000 लाइक हो जाए तो मन को तसल्ली हो जाए। कोशिश करें बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर निकाल दो, फिर मैं निकाल देता हूँ। हाँ तो देखो 5वीं में पढ़ता है, तो 5वीं में पढ़ता है तो आरटी के अनुसार देख लो भाई, 6 साल का पहली में, 7 का दूसरी में, 8 का तीसरी में, 9 का चौथी में और 10 का 5वीं में। तो उसकी वास्तविक आयु तो कितनी होगी? 10। हाँ सी उत्तर आ रहे हैं। और मानसिक आयु उसकी कितनी होगी भाई? 9वीं में, 9वीं के बराबर तो 14। तो 14 बटा 10 गुणा 100, 10 दाया 100, 140 सर्वश्रेष्ठ। थोड़ा सा मैंने शब्द बदल दिया, इसकी जगह अपने क्या लिखा आ सकता है? प्रतिभाशाली, या इसकी जगह जीनियस, गिफ्टेड इत्यादि लिखे आ सकते हैं। 1000 कमेंट आपने लाइक कर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 500
लाइव हैं और 1000 लाइक हैं, तो ये एक तसल्ली देता है मन को कि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों, बड़ा आपको अच्छा लग रही है टेस्ट सीरीज। अंतिम 2 प्रश्न लेके मैं आ रहा हूँ। गंगानगर आवागा उड़ के पढ़न, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, दिल खुश कर दिया। और अब अंतिम 2 प्रश्नों की ओर चलते हैं। और शाबाश जो सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, अपना मूल्यांकन करते रहो। लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिख के बताना कि कितने सही कितने गलत है। और अगर बढ़िया लगा है आपको तो लाइक करना भी बहुत बढ़िया तरीके से और कमेंट बॉक्स में डालना। निम्न में से बाल अपचार का कारण नहीं है, बाल अपचार का कारण नहीं है, ध्यान से, आनुवंशिकता, सामाजिक पर्यावरण, उच्च प्रतिष्ठित परिवार या फिर तिरस्कृत बच्चे। ये 1-2 प्रश्न है और आसान है, थोड़ा सा कोशिश करें इसको उत्तर देने की। आनुवंशिकता, सामाजिक पर्यावरण, उच्च प्रतिष्ठित परिवार या तिरस्कृत बच्चे। घनी सोनी है टेस्ट सीरीज, बहुत धन्यवाद जी। सुमन जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ बस खाना अभी मैं भी खाऊंगा, बस 2 प्रश्न और हैं अपने, एक अगला और है। इसका उत्तर वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सी उत्तर आ रहा है, उच्च प्रतिष्ठित परिवार। बिल्कुल बिल्कुल सी उत्तर है, शाबाश, बहुत बढ़िया। उच्च प्रतिष्ठित परिवार में अपराधी बच्चों को जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हाँ, सबको हैप्पी न्यू ईयर भाई। आनुवंशिकता के बारे में आप याद कर लो, सीजर लोम्ब्रोसो ने कहा था कि बच्चे जन्मजात अपराधी होते हैं। सामाजिकता में एक तो डोगोल का नाम याद कर लो, डोगोल, एक सदरलैंड, ये कहते थे कि समाज अपराधी बनाता है, टीवी, वीडियो, सिनेमा, मोबाइल, ये सब अपराधी बनाते हैं। और तिरस्कृत बच्चे, ऐसे बच्चे जो बेचारे जिनका तिरस्कार कर दिया, जैसे सौतेले माता पिता, माँ या बाप सौतेले हैं, तो ऐसे बच्चों को बेचारों को सही माहौल नहीं मिलता जैसे, तो उसके वजह से भी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पेनरोज की पुस्तक भी लिख दी है मैंने, बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में कुल 30 प्रकार के असमानता। देखो, ज्ञान में ज्ञान डालने की कोशिश की है कि भी प्रश्न के अंदर भी 2 आपको ज्ञान की चीज दी है कि पेनरोज की पुस्तक का नाम क्या, बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट। और असामान्यता कितने प्रकार की बताई, 30 प्रकार की। इनमें से कौन सी नहीं है पेनरोज ने? और जो थोड़ा सा दिमाग लगा के कर रहे हैं वो सही उत्तर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न पहले आ चुका है इससे मिलता जुलता। हाँ, नए साल की शुभकामनाएं जी, बिल्कुल बिल्कुल, डी उत्तर है। हाँ हाँ, और जो बच्चे संकल्प के चैनल से जुड़े हैं, ये उत्तर सही है भाई, ड्वार्फिज्म इसका उत्तर है, ये नहीं दिया इसने बोनापन। ये थाइमस ग्रंथि में विकार होता है, उसकी वजह से मतलब जो ऐसी दिक्कत आती है कि बच्चे बोने रह जाते हैं। तो बहुत प्रयास किया। अगला टॉपिक मेरा बुद्धि और सृजनशीलता होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मज़ा आ गया जी, बहुत धन्यवाद। सबको हैप्पी न्यू ईयर, कोरोना भाग जाए, नया साल सबके लिए शुभ हो, परमात्मा सबको नौकरी दे। एक भी बच्चा जो आज मेरी क्लास में पढ़ रहा है, जो कल को पढ़ेंगे और जो पढ़ चुके हैं, सबको परमात्मा गवर्नमेंट जॉब दे और भगवान सबको तरक्की दे। सबको नए साल की शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें आपको आज की क्लास कैसी लगी, ज़रूर बताएं। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी।